वेस्ट बंगाल को देखा जाता था कि दिस इज लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पर सर वही अगर आज के तारीख में अगर देखा जाए तो पूरा डामाडोल है। सूर्यवंशी ने प्लान किया कि हिंदू का नरसंहार हुआ। 2 दिन में 40,000 के लगभग हिंदू को मारा गया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, और वो ऐसा पलटवार किया कि देखते देखते 1-2 दिन में मुसलमानों को भागना पड़ा। इन दीज डेज पश्चिम बंगाल की जो धरती है वो लाल रंग से रंजित होती जा रही है हिंदुओं से। तो शिशिरदा के ये इतिहास ऐसा ही रहा। आज जो हम शिशिरदा जो देख रहे हैं वो शिशिर से शिशिरदा कैसे बने? मैं हमेशा ये पहन के चलता था। मैं जब पार्टी में भी था तो वो हमेशा बोलते थे वी आर पार्टी ऑफ नॉन बिलीवर्स। मैं बोलता हूँ गलत, यू आर पार्टी ऑफ बिलीवर। योर बिलीफ इज इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कम्युनिज्म की तरफ जब आप मुड़े तो वो क्या एज था आपको, कहाँ पर आपकी एंट्री हुई? वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी एक धर्म जाति का अपीजमेंट करना समझ में आता है सर, पर ये कहाँ का रेफरेंस बन जाता है कि कोई जय श्री राम बोलो तो गुस्सा आती गाड़ी से उतर जाओ और लोगों को गाली गलौज कर दो, मारने में आ जाओ। जब ट्रेन हमारे यहाँ आके रुकता था उसे कोई व्यक्ति नहीं निकलता था, केवल निकलती थी। सर क्या वेस्ट बंगाल एक इम्पोर्टेंट स्टेट है फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू? हाउ डू यू सी वेस्ट बंगाल इन दैट? नंदीग्राम में क्या इशू हुआ था, ये क्या था? आरजी करे दिस इज अ वेरी रीसेंट एंड बहुत ही दर्दनाक है वो सारा इंसिडेंट। सर क्या था वो? सर मैंने ये देखा है कहीं पे कि आप मोदी जी के स्पीच से गलतियां निकाल देते ये क्या चक्कर है? हाँ, मैं प्रभावित हुआ। मोदी जी का आज जो अपना व्यक्तित्व है, जिस ढंग से वो हर चीज सामने रखते हैं, सब कोई सुनते हैं। वेस्ट बंगाल में डू यू फाइंड बिजनेसेस फ्लरिशिंग बैक और हाउ इट इज? पश्चिम बंगाल में आज के तारीख में इलेक्शंस में हिंदू वोटर्स डर रहा है। क्या इलेक्शन क्या एक सेंटर बन चुका है वोटर्स को डराना धमकाना? और क्या ममता बनर्जी अब अभेद दीवार बन गई है? तो भाई कांग्रेस का क्या होगा हमें ना पता है, ना दिलचस्पी है पता करने का। अपनी दुकान बंद हो जाएगी, अपनी दुकान की चिंता कर लो, मेरी चिंता। तो आपको ये इतना हैवी प्रभाव था सीपीएम का, ये भाजपा की तरफ मुड़ाव कैसे हो गया? जिसका जन्म परिवारवाद में हुआ है वो परिवार से आगे नहीं देखता। हर रजवाड़ा में पूरा पूरा लक्ष्य अपना परिवार ही होता है, देश नहीं होता। ये सिर्फ बॉर्डर पार से आने वाले लोगों को रोक क्यों नहीं पाती, उनको वापस क्यों नहीं भेजते? क्यों आर्टिकल 356 को इन्वोक नहीं किया जाता? ये कई लोगों के मन में ये एक ज्वलंत सवाल है। भाजपा चुनाव में इस बार क्या वैसे लोक लुभावन वायदे लोगों करी चुनाव जीतने के लिए? हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर शो पॉडकास्ट विद तुषार जोगे। मैं आपका होस्ट तुषार और आपका दोस्त आपके लिए ले आ रहा हूं आज एक पॉलिटिकल विषय में पॉडकास्ट। ये जो पॉलिटिकल विषय है ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर है वह है भाजपा पश्चिम बंगाल के एग्जीक्यूटिव इंचार्ज, वो भाजपा के इलेक्शन इंचार्ज भी है और उसी के साथ वो विदेश विभाग के कोर कमेटी मेंबर भी है। सो दोस्तों बिना देरी किए आज हम आइए वेलकम करते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के भविष्य के बारे में और पश्चिम बंगाल के इतिहास के बारे में श्री शिशिर बजोरिया जी से। शिशिरदा, वेलकम टू आवर शो। नमस्ते। कैसे हो सर आप? एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है यहाँ आपके इस शो में पहुंच के, और अभिभूत। थैंक यू सर, थैंक यू। शिशिरदा, आपसे वेस्ट बंगाल के विषय में अक्सर बिहाइंड द कर्टन तो बात होती रही है, लेकिन आज जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका एक रेफरेंस है हमेशा कि इन दीज डेज पश्चिम बंगाल की जो धरती है वो लाल रंग से रंजित होती जा रही है हिंदुओं से। तो शिशिरदा के ये इतिहास ऐसा ही रहा है या ये सब आज का क्या एग्जैक्टली क्या है वेस्ट बंगाल के विषय में? देखिए, हमें एक बार आजादी के पहले के दिनों में जाना होगा। जब अंग्रेज का हुकूमत था, हम जब गुलाम देश थे, तो बंगाल का विभाजन उस समय से इन लोग ने प्रयास किया था। एक ये था कि हमेशा से बंगाल को यदि हम एक प्रदेश में देखें तो पूर्व बंगाल में मुसलमानों का तादाद ज्यादा था और पश्चिम में हिंदुओं का। मगर हमेशा एक अंग्रेजों के शासन में भी था कि इसको एक कर दें और इसको पूर्व में कर दें।
यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते उस दिन उस समय, तो यही हो जाता। और आज जो पश्चिम बंगाल है, जो प्रधानतः हिंदू बंगाल है, वह उधर चला जाता। फिर जब देश का विभाजन हुआ तो कि अंग्रेजों को तो पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं जी, कि वो देश को 3 टुकड़े में बांटेंगे, 2 मुस्लिम टुकड़े में और 1 प्रधानतः हिंदू टुकड़े में। तो हमें पूरा इस पाकिस्तान में ठेलने का ये उनका ओरिजिनल इनका प्लान यही था। ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस टाइम कि हम लोग बच गए। अब इसके बाद विभाजन हुआ। ये बताइए पूरे विश्व के इतिहास में कहां पर देश का विभाजन हुआ? देश के विभाजन बहुत जगह हुए हैं कि अरे एक पूर्वी शाखा, एक पश्चिमी शाखा। अरे भैया, ये कोई कंपनी का शाखा खोल रहे हो क्या? आज के दिन तो यदि आपको ये चुनना था कि जहां मुसलमान बहुल एरिया है वहां पर ज्यादा करेंगे, तो और भी तो टुकड़े टुकड़े थे, टापू बढ़ा देते। तो इसका मतलब क्या इनका पहले से ये था कि ये देश कभी एक होके ना चले, हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहे। वो एक सेट स्ट्रेटजी के तौर पर ही दिखता था वो, कि वो क्या हो रहा था। देखिए, बहुत प्रसिद्ध है अंग्रेजों के बारे में कि भाई विभाजन करो, लोगों को बांटो, विभाजन करो और फिर राज करो। अंग्रेजी में बोलते ना डिवाइड एंड रूल, जी वही था। और अब इन लोग भी यहाँ यही किए, इस हिसाब से पूरा शासन किए और जाते जाते भी यही करके गए। अब देखिए, जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, मगर उसके ठीक 1 साल पहले 16 अगस्त 1946 को उस समय जो मुख्यमंत्री थे बंगाल प्रदेश के, शुरावर्दी ने प्लान किया, उनका एक रचना कि हिंदुओं का नरसंहार होगा, हिंदुओं को मारा जाए, हिंदू मारा जाएंगे। इसका नाम दिया था डायरेक्ट एक्शन डे। अच्छा, उसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। 2 दिन में 40,000 के लगभग हिंदू को मारा गया। ओह, 40,000। कलकत्ता का ऐसा सड़क नहीं था, ऐसा गली कुची नहीं था जो लाशों से पटी नहीं थी। आज भी फोटोज हैं, गिद्ध मंडरा रहे थे। भाई 40,000 लाशों को निकालने के लिए भी तो आपको समय चाहिए। हाँ, हम बचे कैसे? जो वहां का हिंदू आज जो हम जैसे हैं, हम बचे कैसे? खैर, हमारा तो जन्म नहीं हुआ था व्यक्तिगत, बट हमारे लोग, हमारे परिवार कैसे बचे? एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल मुखर्जी। गोपाल मुखर्जी जात का ब्राह्मण, पेशेगत कसाई। कभी नहीं होता है कहीं भी, अपने पूरे देश में देख लीजिए कि ब्राह्मण कभी कसाई नहीं होता है। हाँ, मगर गोपाल मुखर्जी कसाई, पेशेगत कसाई था, जिसका नाम गोपाल पाठा हो गया। आज आप पूरा कहीं भी जाओ तो गोपाल पाठा के नाम से सब जानेंगे, गोपाल मुखर्जी बोलोगे तो कोई नहीं जानेगा। राइट। गोपाल पाठा ये देखा कि भैया मरना तो है, लड़के मरो या घर में कटे जाओ। तो वो कुछ लोगों को इकट्ठा किया कि भाई अपने को या तो सीधे सीधे मरो, कटो, या लड़के मरो, या मारो फिर मरो। अब वो बोले कि भाई हम तो निहत्ते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या कैसे करें? गोपाल पाठा रातों रात, जो पूरा पहले जो बड़ा बाजार इलाका कहलाता था, वहां पर मूलतः मारवाड़ी व्यापारी थे, उनके पास पहुंच के कि देखो आप लड़ नहीं सकते हो, आप जो कर सकते हो वो करो, आप हमें आर्थिक सुविधा दो, आप पैसे दो, हम हथियार बनाते हैं और हम लड़ेंगे, हम आपको बचाएंगे। रातों रात कलकत्ता के ठीक हुगली नदी के उस छोर पे हावड़ा में एक जगह का नाम है घुसड़ी। घुसड़ी उन दिनों पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा मशीन शॉप का एरिया था। ओके, रातों रात घुसड़ी में तलवारें, कटारे, भालाएं बनी रातों रात। और सुबह होते होते गोपाल पाठा
का जो फौज, मैं बोलूंगा फौज, उतर गया हम्म, और वो ऐसा पलटवार किया, हम्म, ऐसा पलटवार किया हम्म। कि देखते देखते 1-2 दिन में मुसलमानों को भागना पड़ा। इतना स्ट्रांग था वो। ये इतना स्ट्रांग था जो कि माने आप सोच नहीं सकते हो। सुहरावर्दी तो मुख्यमंत्री था, पुलिस उसके हाथ में था, उसने पूरा इसका एक योजना बनाया, सब कुछ किया, उसके संग और भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, मगर ये क्योंकि इसमें एक दृढ़ता था, इसमें एक निश्चितता था कि हम हिंदू को बचाएंगे, हम्म, और ये हुआ, हम सब बच गए। ये है हमारा इतिहास। अब उसके बाद पार्टीशन हुआ 1 साल बाद 1547 में। हाँ, अब देखिए, आप देखोगे बहुत सारे चलचित्र बने हैं, जबकि पश्चिम भारत में, पंजाब में, राजस्थान में पलायन हुआ। हम यहां से लोग पाकिस्तान गए, मुसलमान उधर गए, वहां से हिंदू इधर आए। जी। क्या देखा गया? ट्रेन भर भर के लोगों से ट्रेन भर के आता था। जब ट्रेन हमारे यहाँ आके रुकता था, हिंदुओं का ट्रेन जब आके रुकता था, हाँ, तो हिंदू वहां से कोई व्यक्ति नहीं निकलता था, केवल लाशें निकलती थी। तो ये भी माने एकदम चारों तरफ ये हुआ। तो ट्रेन भर भर के मनुष्य का जाता था, और ट्रेन जब अपने गंतव्य पर पहुंचता था तो लाशें निकलती थी, और भी जीवित नहीं कोई जीवित नहीं मिलता था। हाँ, अब यहाँ पर हुआ क्या, ये सब होके एक सीमित समय में ये खत्म हो गया। पूर्व में कुछ और हुआ। पूर्व में उस ढंग से पलायन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पूर्व पाकिस्तान जो था, जो आजकल बांग्लादेश है, उस समय प्राय हर तीसरा व्यक्ति एक हिंदू था। तो उसको किस बात का डर है? वो किस लिए पलायन करके आएगा? करेक्ट। उसका संपत्ति वहां है, जायदाद वहां है, उसका कारोबार वहां है। अब आप सड़क में चलो या गांव में चलो, अब यदि हर तीसरा व्यक्ति हिंदू है तो क्यों भागने जाएगा? अब धीरे 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 जैसे वहां पर इस पाकिस्तान मुसलमान हुकूमत आया, फिर बाद में बांग्लादेश जो आज तक चला आ रहा है, वो वहां पे हमेशा से एक उनका रहा है कि हिंदुओं पे प्रहार। तो इसलिए धीरे 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 जिसको बोलते ना ट्रिकलिंग इफेक्ट में हिंदुओं का पलायन हुआ। अब आप देखो, जिस देश में 30% हिंदू थे, आज 9 के करीब, 9 से नीचे ही 9%। इट्स वेरी शॉकिंग फिगर। अब आप देखो ये इतना बड़ा फर्क कैसे हुआ। दूसरे जो वहां जो संख्या गुरु हैं, मुसलमान की संख्या कितनी बढ़ेगी? जरूर बढ़ती है, मगर बढ़ने जितना वो नहीं बढ़ा, उससे तो दुगुना ये घटा। बहुत ज्यादा, बहुत स्पोरेडिकल परसेंटेज में चेंज आया बांग्लादेश में। मतलब जो पहले का ईस्ट पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश बना। अच्छा, ये नहीं कि बांग्लादेश बना तो ये कम हुआ, वो आज भी हिंदुओं पे उतना ही दबाव वहां पर है। तो सर, क्या आप ये कहना चाहते हो कि जब पहले ईस्ट पाकिस्तान बना था, तब जो हिंदू थे वो एक मुख्य धारा मेजॉरिटी कम्युनिटी थी और दूसरी कम्युनिटीज माइनॉरिटीज में थी, या कैसा था? वो इक्वेशन क्या था? जब ईस्ट पाकिस्तान बना तो देखिए लगभग 70-30 था। वैसे देखिए तो 30 तो संख्या लघु होता है। हाँ, संख्या गुरु तो 70 है। हाँ। 70 तो मुसलमान थे। पर जब 70-30 आबादी होता है तो उसको आप एकदम टेक्निकल बोलोगे तो उसको संख्या लघु बोलते हो, मगर तो संख्या नहीं, ऊपर होता है। हाँ, करेक्ट। जो आज के तारीख में, हम एकदम आज के तारीख में आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो ठीक ये 30-70 है। जो हमारे यहाँ मुसलमान तादाद है वो 30 है, और जो हिंदू तादाद है वो 70 है। राइट। तो इसलिए उनका दबदबा है। बट अभी भी वो संख्या लघु है। देखिए, यदि हम पूरे भारत के परिदृश्य में देखें तो कश्मीर, आज जो केंद्र शासित इलाका है कश्मीर का, यूनियन टेरिटरी। हाँ, तो वो वहां पर मुसलमान सबसे ज्यादा है जी। उसके बाद असम है 35%, फिर बंगाल है 30%। 35% में भी भाजपा सरकार आया ना, तो उसमें ये केवल फिर अपने सर, तो जब इतना डेमोग्राफिक डिफरेंस होने के बावजूद भी
शुरुआत में वेस्ट बंगाल जब बना, वेस्ट बंगाल पार्टीशन के बाद से अब हम देखेंगे, मतलब स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस ईस्ट पाकिस्तान पार्टीशन में गया, वेस्ट बंगाल का सर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अलग था तब। शुरुआत में वेस्ट बंगाल को देखा जाता था कि दिस इज लाइक यू नो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में होता था, कल्चरल, इकोनॉमी, इन सभी विषयों में। पर सर वही अगर आज के तारीख में अगर देखा जाए तो पूरा डामाडोल है। क्या सर, क्या? देखिए, पहले जब भी आर्थिक विषय पर चर्चा होता तो विवाद ये होता कि अपने देश में बंगाल प्रथम है या महाराष्ट्र प्रथम है। तो महाराष्ट्र यदि प्रथम है तो बंगाल द्वितीय है, यदि बंगाल प्रथम है तो महाराष्ट्र द्वितीय, और कोई तीसरा कोई प्रदेश का नामो निशान नहीं था। बंगाल क्या प्रथम है द्वितीय, मैंने उसी के बीच में द्वंद रहता था। दुर्भाग्य यह है बंगाल का कि पहले 25 साल कांग्रेस का शासन था, हुकूमत था जी, जब देश में भी था, जिसको आज हम डबल इंजन सरकार बोलते हैं। तो उस टाइम तो बंगाल में भी डबल इंजन सरकार था, मगर क्या किया, उनका एक घोषित उनकी नीति थी कि भाई अभी पूरे देश में पूर्व बहुत ऊपर है, पश्चिम नीचे है। देखिए उस टाइम का बॉम्बे जो देखें, आज का मुंबई, वो आज का मुंबई नहीं था, बहुत नीचे था। इकोनॉमिकली तो वो हारिश था, हारिश टाउन था। यस, तो ये घोषित नीति थी कि हम दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए यदि पूर्व ऊपर है तो पश्चिम को उठाओ। उन्होंने ये नहीं किया, पश्चिम पूर्व को गिरा दो। करेक्ट। तो ऐसे लेवल बढ़ाने की वजह दोनों की लेवल गिरता गया, पूर्व को गिराते गए। तो ऐसे ऐसे कानून आए, फ्रेट इक्वलाइजेशन, जो यहाँ का कच्चा माल पश्चिम में वो उसी दाम में मिलेगा, वहां का इधर नहीं मिलेगा। ये करके मैं इसीलिए बोल रहा हूं बंगाल को तो और बनना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ। 25 साल के कांग्रेस हुकूमत रहने के बावजूद बंगाल धीरे 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 नीचे आया। कलकत्ता एयरपोर्ट जो आज अपने पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय यदि हम विमान का चल देखें तो शायद 10वें या 11वें स्थान पे है देश में जी। और जो उस टाइम पूरे एशिया महाद्वीप में पहले 2 स्थान पे था। कहाँ हम एशिया महाद्वीप के टॉप विमान बंदर में थे, और आज हम देश के 11वें स्थान पे। देखिए आज जो विमानों का आना जाना, ये आपको दर्शाता है कि कौन कितने आर्थिक उन्नति पे या दुर्गति पे। करेक्ट, करेक्ट। सर क्या मतलब ये हम कह सकते हैं ऐसा कि ये ओवरऑल जो पॉलिसीज जो रही, इन पॉलिसीज ने कभी ध्यान दिया ही नहीं किसी मतलब पश्चिम बंगाल के विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान पूरे जो पहले की जो पॉलिसीज जो होती थी कांग्रेस के जमाने में, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस की, वो पूरा एक कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है, ऐसा कुछ। ये ऐसा है कि डबल इंजन हम अपने भाजपा के संदर्भ में बोले, कांग्रेस तो उसको विश्वास ही नहीं करता। हाँ, यदि उस हिसाब से देखो तो पूरा देश तो उनका था। हाँ, जब हम पहला 1952 का जब चुनाव हुआ जी, तो पूरे देश में तो वही कांग्रेस ही थे, राइट। तो देश को केवल आगे बढ़ना था। हाँ, वो तो उनका तो कभी से वो लक्ष्य तो था नहीं। देखिए एक मेरा अपना विश्वास है कि एक जिसका जन्म परिवारवाद में हुआ है वो परिवार से आगे नहीं देखता है। जहाँ रजवाड़ा होता है तो राजा का उत्तराधिकारी राजपुत्र ही तो होता है। तो उनका हर रजवाड़ा में पूरा लक्ष्य अपना परिवार ही होता है, देश नहीं होता है। करेक्ट। तो कांग्रेस रजवाड़ा पार्टी है। हाँ, ये आज भी है। करेक्ट। तो अब 25 साल का कांग्रेस का जब वहां पर पतन हुआ 1977 में, वाम फ्रंट आया। वाम फ्रंट को आप सीपीएम ही कहिए, वाम फ्रंट हाँ जरूर गठजोड़ के हिसाब से वाम फ्रंट था, मगर सही माने में सीपीएम का एकल पार्टी गवर्नमेंट था, एकल पार्टी सरकार था। तो वाम फ्रंट और जुड़िया रहते संख्या 34 साल एक टान में सीपीएम ने राज किया। 34 साल काफी लंबा टाइम। उस 34 साल में जब सत्तारूढ़ पार्टी था तो 12 साल मैं खुद था।
हाँ पार्टी आपको, आई मीन आई वाज टू आस्क यू कि आप तो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से ही आए हैं। चलिए पहले उसी में आ जाता हूँ। हाँ, बात सही है कि मेरा अपना विचारधारा, देखिए थोड़ा सा मैं इसमें फर्क करता हूँ। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, मैं केवल समर्थक नहीं था। मैं जिसको अपने भाषा में बोलते हैं कार्ड होल्डर था। फर्क इतना ही है कि एक है साम्यवाद, दूसरा वामपंथी विचारधारा। मैं वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, साम्यवाद से उतना नहीं था, मगर उसमें हमारे पास विकल्प केवल सीपीएम ही था, तो इसलिए मैं सीपीएम में था। आज इसलिए मैं इसको फर्क इसलिए करता हूं कि कोई भी कम्युनिस्ट विचारधारा, साम्यवाद का जो भी विचारधारा होता है, वो कभी राष्ट्रवाद नहीं होता है। वो अपने आप को पहले उसका राष्ट्र है, उसका अपना विचार। जी हम लोग हर देश में राष्ट्रगान गाते हैं। हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी का अपना गान है। ओह, कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रगान कभी नहीं गाता। अब आजकल थोड़ा सा भिन्न हो गया है, क्योंकि अब तो बेचारे बचे नहीं है। मगर कम्युनिस्ट पार्टी का उनका अपना गान है जिसका नाम है इंटरनेशनल। ओके, यस। मतलब भारत में होने के बावजूद वो भारत की जो नेशनल एंथम है उसको मानते नहीं। ऐसा है कि कभी नहीं गाते। पार्टी का जो भी बड़ा प्रोग्राम होता वो होता इंटरनेशनल से आरंभ होता या इंटरनेशनल में समाप्त होता, जिसका एक ही लाइन मैं बोलूं, जागो सर्वहारा जागो। इसलिए मैं टच कर रहा हूं कि आप सर्वहारा के पार्टी हो तो आपके लिए, यानी जिसके पास कुछ नहीं है, जो सब कुछ हार चुका है, तो यदि सर्वहारा नहीं हो तो आपका पार्टी नहीं जिंदा होगा। करेक्ट, मतलब दैट इज सो ट्रू। बट फिर भी सर, जब वामपंथी विचारधारा की आज के तारीख में भी कई लोग इतनी ज्यादा रेफरेंस रखते हैं, हालांकि वामपंथी मतलब कम्युनिस्ट का एग्जिस्टेंस वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जो था, वहां पे तो दे आर लाइक नो मोर, उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस तो कहीं पर भी रहा नहीं। पर फिर भी सर, आज जब देखते तो कई सारे लोग इस विचारधारा के पीछे इतने ज्यादा बह जाते हैं, या तो क्या वो एक मरगलाना एलिमेंट है, या फिर इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट। देखिए ऐसा है, मेरे को बहुत स्पष्ट याद है 2014 में मैं जब कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता छोड़ के भाजपा में आया, हाँ, तो एक पत्रकार हमारा एक इंटरव्यू किया और वो हमसे यही पूछा कि एरिक हॉब्सबॉम, जो मार्क्स का सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार है, कि एरिक हॉब्सबॉम से गेरुआ, ये सेतु बंधन आपने कैसे किया। मैं उसको बहुत स्पष्ट भाषा में बोला, जो कि मैं आज आपके दर्शकों को भी बोलना चाहता हूं। मैंने 2014 में अपना दल बदला था, मैंने अपना पंथा नहीं बदला था। मेरा विचार आज भी वामपंथी है, और उसका सीधा सीधा आपको बताऊं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उनका कौन सा पॉलिसी जनमोहिनी नहीं है। उसको आप जो भी पंथा बोल दो, हर पॉलिसी तो जनमोहिनी है। उसको पश्चिमी पत्रकार बोलते हैं पश्चिम पंथा। कहां से पश्चिम पंथा है भाई? हमारे मोदी जी का और भारत सरकार का पिछले 11 साल का जो इतिहास देख लो, एक पॉलिसी पश्चिमी नहीं है। वो पूरे वो चला रहे हैं देश को 95% के लिए, वो 5% के लिए नहीं चला रहे हैं। तो इसको कौन सा पंथा बोलोगे? सर, मोदी जी का रेफरेंस अगर जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग समझते हैं इन विषयों को, कई लोगों का ये ओपिनियन है कि मोदी जी ने जेन्युइनली कभी कोई ऐसा डिवीजन रखा नहीं। कोई भी पॉलिसी जब आती है, फिर वो प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, आयुष्मान भारत योजना ले लो, सबके लिए उन्होंने बनाई थी। देखिए, ये जितने पॉलिसी हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसके पास घर नहीं है उसको आवास मिलेगा ना। हाँ, प्रधानमंत्री ये आयुष्मान भारत में जी, जिसके पास चिकित्सा का कोई एक्सेस नहीं है, हाँ, कनेक्शन नहीं है,
पहुंच नहीं सकता, वो उसका बिल नहीं दे सकता है, उसके लिए बनाया ना। आज जो गरीबी रेखा के नीचे है या गरीबी रेखा पे है, वो सब के लिए बनाया ना। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें तो घर नहीं मिलेगा और हमको घर मिलना नहीं चाहिए, मिलना भी नहीं सही। तो ये तो इसी को हम बोलते हैं ना जन्मोहिनी, जनता के लिए है ये। करेक्ट। आयुष्मान भारत जनता के लिए है। भाई जो आपका एक वर्ग है देश का जो हर जगह पहुंच सकता है। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, जब रजवाड़ा पार्टी चलाता था तो अपने राजा के नीचे देखते ही नहीं था। फ्रांस का वो याद है ना इतिहास में, क्या बोले कि हम लोग के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बोले केक खा लो ना, रोटी नहीं है तो क्योंकि भाई हम राजा हैं, हमको तो कुछ दिखता नहीं है। हाँ। तो वो जो रजवाड़ा पार्टी वो तो ऊपर का ही देख रहा था। जिस दिन से मोदी जी सत्ता का बागडोर संभाले हैं, उनका हमेशा कि जो ऊपर स्तर है वो तो है ही है, हमको तो पूरे देश को ऊपर करना है। वो तो है। जो आपको मैं पहले बोला, पूर्व को नीचे करके पश्चिम को बराबर कर दो, नहीं, उनका है कि जो नीचे है उनको उठाओ। मोदी जी का तो है, मतलब जैसे 2014 में उन्होंने जब प्रधानमंत्री का स्थान लिया था, तब उन्होंने कहा था कि वी विल लुक ईस्ट, और ईस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने काफी। सर एक बात बताइए, वामपंथी विचारधारा से आप आए, एक मतलब आज भी आप वामपंथी विचारधारा ही रखते हैं, पर उसके साथ आपको ये बीजेपी का कैसे इक्वेशन सेट हुआ, पहली बात। और दूसरी बात, आज जो हम शिशिरदा जो देख रहे हैं, वो शिशिर से शिशिरदा कैसे बने, मतलब ये राजनीति में कैसे कदम आया, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या था वो? देखिए ऐसा है, एक मेरे संग एक बड़ा एक घटना हुआ, ऐसे बोलो तो बड़ा छोटा घटना, बट मेरे आज भी प्रभावित किया। मैं जब भाजपा में आ गया तो पहली बार केंद्र कार्यालय गया दिल्ली में। अच्छा। आज वाला दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाला नहीं, जो उससे पहले वाला कार्यालय, बड़ा कार्यालय वो भी था। आज तो बहुत भव्य, आज तो बहुत भव्य कार्यालय है। तो वहां पर जब गया, जो स्वागत कक्ष है, जो रिसेप्शन है, वहां पर मैं खड़ा था। पीछे दीवार में बहुत सारे फोटो टंगे थे, बहुत सारे फोटो टंगे थे। मैं खड़े होकर सब फोटो को देख रहा था। मेरे को ये तो दिखा कि ये सब हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों का फोटो है। मैं खड़े होकर देख ही रहा था। तो जो वहां पर रिसेप्शन में एक सज्जन बैठे हुए थे, वो हमको बोले, भाई साहब बहुत देर से खड़े हो, क्या देख रहे हो, इतना देर क्या देख रहे हो? तो मैं बोला, साहब मैं केवल एक फोटो की तरफ देख रहा हूँ। बोले इतना देर कौन से फोटो देख रहे हो? तो भगत सिंह का फोटो। तो क्यों, क्या आश्चर्य है? वो तो हम सब स्वतंत्रता संग्रामियों का फोटो है, वो भी तो देश के लिए अपना जान दिए। वो नहीं साहब, मैं इसलिए देख रहा हूँ, वो तो कम्युनिस्ट है, वो तो कॉमरेड भगत सिंह है, उसका फोटो आपके यहाँ कैसे है? तो वो हमको बोलता है, साहब वो क्या थे नहीं थे हमको पता नहीं, देश के स्वतंत्रता के लिए जान दिए, इसलिए फोटो यहाँ है। मेरे को लगा यार, मैं किसी सीपीएम के ऑफिस में भगत सिंह का फोटो नहीं देखा। कॉमरेड भगत सिंह का फोटो, भगत सिंह जब उनको लटकाया गया इस हुकूमत के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, उनका लास्ट चिट्ठी वो साइन किए हैं कॉमरेड भगत सिंह। मैं एक दिन रहते रहते कम्युनिस्ट पार्टी में मैं पूछा कि भाई यहाँ पर किसी अपने पार्टी कार्यालय में भगत सिंह का फोटो क्यों नहीं? बोले हाँ है। मैं कहाँ है, दिखा दो। पंजाब में है। अच्छा, हम देश से उनको लुप्त कर दिए। हाँ, ये फर्क है। राइट। सो ऐसी चीजें बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड यू, चुभती हैं। देखिए ऐसा है, मैं क्यों बोला कि मैं साम्यवाद में नहीं था, कि साम्यवाद में दो है। एक तो आप जो पहले बोला, राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए भारतवर्ष ही सर्वोपरि है। दूसरा है कि यदि सही में जाओ, आजकल तो कोई कम्युनिस्ट भी नहीं मानता है, मगर कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स ने जो विचारधारा निकाला था वो नास्तिक आस्तिक नहीं है। मैं हमेशा ये पहन के चलता था। मैं जब पार्टी में भी था तो मैं तो ये पहनता था, लोग देखते थे, मैं कभी कुछ छिपाया नहीं। वो हमेशा बोलते थे वी आर पार्टी ऑफ नॉन बिलीवर्स। राइट। मैं बोलता था गलत, यू आर पार्टी ऑफ बिलीवर, योर बिलीफ इज इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। करेक्ट। आपका वो विचार है,
हाँ, कार्ल मार्क्स थ्योरी। हमारा विचार है कि भगवान ईश्वर है, आपका है कि नहीं है, तो वो आपका विचार है। अब आप अपने आप को नॉन बिलीवर बोल के आप ये क्यों बोल रहे हो कि भाई आपका वो विचार ही नहीं है? आप ये दिखाना चाहते हो कि आपका विचारधारा हमसे ऊंचा नहीं, हम बराबर हैं। क्योंकि कोई बुद्ध का को मानता है, कोई गुरु नानक को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता है, हम भगवान को मानते हैं। हमारे भगवान में बहुतों का स्वरूप है, बहुतों का स्वरूप है, राइट। हम सबको मानते हैं। आप बोलते हो ईश्वर नहीं है, चलो ठीक है, आपका विचार, हम तो मानते हैं। वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई यू हैव ओपन टू हैव अ फ्री थॉट ऑन व्हाटएवर यू बिलीव इन। हिंदू नास्तिक को भी मान लेगा, हाँ, एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, नास्तिक को भी मान लेगा, मगर मैं यहाँ वो नहीं स्पष्ट करता हूँ। बहुत सारे धर्म हैं जो नास्तिक को नहीं मानते। शिशिरदा, आपने ये इतनी सारी जबरदस्त बातें कही कम्युनिस्ट विचारधाराओं के विषय में, जहाँ पे कम्युनिस्ट किसी एक विचारधारा को जहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे भगवान को मानते ही नहीं थे। उसी तरह आपने हिंदुओं की जो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा है, जहाँ पे हम किसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। शिशिरदा, एक बात बताइए, आप जब कम्युनिज्म की तरफ जब आप मुड़े तो वो क्या क्या एज था आपको? कैसे आप एंटर किए वहां? कहाँ पर आपकी एंट्री हुई? देखिए, ऐसा है कि कोई शायद ये कोई एक प्रोग्राम, एक प्लान के तहत नहीं हुआ। ये ऐसे हुआ कि मैं युवा अवस्था में क्रीड़ा जगत से बहुत जुड़ा हुआ था। मैं दिन भर क्रिकेट खेलता था या वाटर पोलो खेलता था। तो ये सब जो खेलने का जगह है, वाटर पोलो में उत्तर कलकत्ता के तालाब में खेलता था। भाई स्विमिंग पूल तो बड़े 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 लोगों का है। हाँ ठीक है, मैं भी उसी परिवार से था। मेरे पास स्विमिंग क्लब्स का भी सदस्यता था, मगर जो असल वाटर पोलो या तैराकी वो कलकत्ता में के जो तालाब हैं वहाँ होता। तो मैं उत्तर कलकत्ता में आज़ाद हिंद बाग, जिसको हिदवा तालाब बोलते हैं, वहाँ पर खेलता था। और वहाँ जितने लोग मध्य वर्ग के या मध्य वर्ग से नीचे के लोग, तो मेरा हमेशा जो लोगों से मुलाकात हुआ, दोस्ती हुआ, जुड़ा हुआ, या क्रिकेट के जगत में, सब उसी वर्ग से हुआ। मेरे को ये दिखने लगा कि भाई मनुष्य मनुष्य होता है। किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी का नहीं होता है। तो उस वहां से शायद मेरे में वो एक वामपंथी विचारधारा का जन्म हुआ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो कोई कम्युनिस्ट परिवार से नहीं था, मैं तो एक शिल्पपति परिवार से था। तो वो तो उल्टा है, क्या विचारधारा के हिसाब से देखिए तो उल्टा है, कंप्लीटली कंट्रोल। वो इसमें शायद मेरे बाबूजी के, मेरे पिताश्री का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग सब क्रीड़ा जगत से रहें। वो खुद बड़े गोल्फर थे और उनका हमेशा से था कि भाई हम लोग भी जितना खेलें करें, हमारे अपने जो व्यक्तित्व बढ़ेगा। तो उससे करते 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 धीरे धीरे कहीं पर आके मेरा जुड़ा होने लगा। फिर मैं जब आपको इसमें एक विरोधाभास दिखेगा कि जब मैं इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष था कलकत्ते में, जो एक पूरा शिल्प गोष्ठी, तो मेरा सबसे ज्यादा वामपंथी सरकार से मेरा जुड़ा हुआ। और यदि सही में देखे तो मेरा राजनीति में पदार्पण वहां से चालू हुआ। अच्छा, उसके पहले तक मैं छोटे छोटे क्लबों की राजनीति ये सब करता था। तो एक दिन मैं देखा कि भाई ये क्लब की राजनीति में लोगों के पास जाओ, वोट दो और फिर पूछो कि आज आपका खाना ठीक बना या नहीं। तो यदि ये वोट दो करना है तो फिर सब हम देश में योगदान करें ना, बड़े तौर पर, बड़े पैमाने में क्यों ना, जो भी करें हम देश के लिए करें, हमें क्लब के लिए। जब हम इंडियन चेंबर के प्रेसिडेंट थे तो सही में मेरा, फिर मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा नहीं था कि मैं ये एक लक्ष्य लेके आया था मैं राजनीति में जाऊंगा। हाँ, एक दिन हमसे बहुत बड़े नेता थे, फिर देश के स्पीकर बन के उन्होंने अपना राजनीतिक करियर खत्म किया, अब रहे नहीं इस दुनिया में, सोमनाथ चैटर्जी। तो मैं उनको बोला कि वो हमसे पूछे भाई तुम राजनीति में आना चाहते हो तो किस दल में आना चाहते हो। मैं उनको बोला देखिए यदि मैं आऊंगा तो मैं
आपके पार्टी में? बोले हमारे पार्टी में तुम आओगे? हम बोले ये तो पक्का है, या तो नहीं आऊंगा, ये आऊंगा तो सीपीएम में ही आऊंगा। फिर वहां से मेरा यात्रा चालू होता है। राइट मैं कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं था। राइट। फिर वहां से चालू होता है, फिर ज्योति बासु हुए, और फिर ये गाड़ी आगे बढ़ता है। आएगा। सर ये बताइए, भाजपा का ऐसे रेफरेंस के पॉइंट से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप सीपीएम से भाजपा में आए, पर सर भाजपा का वेस्ट बंगाल में ऐसा तो कोई इनिशियल एग्जिस्टेंस था ही नहीं सर। तो ये कैसे? सीपीएम का इतना हेवी इन्फ्लुएंस था पहले, आई मीन टीएमसी की भी पहले सीपीएम ही था, उससे पहले दूसरा कोई किसी ने इतना ज्यादा प्रभाव रखा नहीं। तो आपके जब इतना हेवी प्रभाव था सीपीएम का, ये भाजपा की तरफ मुड़ाव कैसे हो गया? देखिए, ये बहुत सही आपने बोला। जब मैंने ये फैसला किया कि मेरे सीपीएम में कुछ विरोध मतभेद होना चालू हो गया था, और वो जो मतभेद था वो नीतिगत था। ये नहीं कि हमें एक सीट नहीं दिया, वो नहीं, कोई ये सब बातें नहीं थी, नीतिगत था। हमारे घर में बहुत बड़ा दबाव था हमारे वाइफ का कि तुम सीपीएम छोड़ो। मेरे बेटे का उस वक्त बहुत और बड़ा दबाव था कि भाई तुम सीपीएम छोड़ो मगर भाजपा में जाओ। मैं ये बोला अच्छा मैं सीपीएम छोड़ के राजनीति से संन्यास ले लूंगी। वो मेरी वाइफ का था कि तो वो तुम्हारी मर्जी, मगर बेटा का था नहीं, तुम संन्यास नहीं ले सकते हो, तुमको भाजपा में ही जाना है। अच्छा। उसका एकदम ये था। अब ये चीज आगे बढ़ता हुआ गया। जब हम ये फैसला किए कि नहीं अब हमें तो भाजपा में जाना है, हम जाएंगे, हमें कुछ लोग बोले, कुछ पत्रकार बोले कहाँ रहे हो आप सत्तारूढ़ पार्टी में थे 12 साल, 15 साल के आपके उसमें, अभी तक आप 15 साल हो जिसमें 12 साल आप सत्तारूढ़ थे, अब किस पार्टी में आ रहे हो जो 6% का पार्टी कहलाता है, जिसका मात्र वोट परसेंटेज 6%? कहाँ आ रहे हो भाई? और बंगाल में कभी भाजपा आ ही नहीं सकता। हाँ। देखिए, जब सत्तारूढ़ पार्टी था, एक सीपीएम के बहुत बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता से हम दोनों वैसे ही बैठ के बात कर रहे थे कि देखिए अभी तो सीपीएम बनाम तृणमूल कांग्रेस का युद्ध चल रहा है, तृणमूल कांग्रेस हावी हो रहा है हराने के लिए। हम दोनों का एक ही मत था, हमारा एक ही विचार था कि ये जो तृणमूल है सीपीएम को हराने के लिए आया हुआ है, ये केवल एक छोटे अरसे के लिए है, और सही युद्ध होगा भाजपा के संग। इस प्रदेश में भाजपा आएगा। ये बात बहुत साल पहले जब सीपीएम शासन में था तब का है, ममता बनर्जी से पहले, ममता बनर्जी के सत्ता में आने के पहले का है कि यहाँ पर जो युद्ध होगा वो भाजपा से ही होगा, क्योंकि भाजपा यहाँ पर आएगा। और ये इसमें मैं पूरा विश्वास रखता था। फिर जब मैं भाजपा में आया तो सही है, उस टाइम 6% की पार्टी थी, कुल वोट 6% था। हाँ, 2 बार 2 सांसद जीते थे, विधायक तो एक भी नहीं था, भाजपा के अपने चिन्ह पे एक भी विधायक नहीं था। 2 सांसद जीते थे, वो भी गठजोड़ में जीते थे। फिर उसके बाद 2014 में जैसे भाजपा केंद्र में आया, उसके बाद से एक चीज देखा गया, 2016 का विधानसभा चुनाव में भाजपा का कोई खास सफलता नहीं हुआ, मगर दिख रहा था कि अब ऊर्ध्वमुखी हो रहा है, तब ऊपर की तरफ ट्रैवल, हाँ, उसकी ट्रेजेक्टरी अपर तरफ जा रही है। हाँ। 2019 का जब लोकसभा हुआ तो अचानक 42 में 18 लोकसभा सीट भाजपा जीता, और उसका परिणाम स्वरूप यह था कि 294 विधानसभा आसनों में 121 विधानसभा आसन में भाजपा ने बढ़त बना लिया था, जो कि सत्ता के लिए तो 147 ही चाहिए था ना, बहुत करीब। करेक्ट। तब ये दिखने लग, सबको दिख गया कि ये तो अब तो आ गया। वहीं पर उल्टा क्या हुआ, जो पार्टी 34 साल शासन किया वो अचानक से शून्य पे पहुंच गया। इसका मतलब जनता ने उसे ठुकरा दिया। करेक्ट।
और उसको शून्य पे ला दिया। आज भी हमारे विधानसभा में 294 में कम्युनिस्ट और पूरे वामपंथी पार्टियों शून्य पे हैं, शून्य पे हैं। लोकसभा में 42 में शून्य पे हैं। और संघ में एक और चीज हुआ, कांग्रेस जो पहले 25 साल राज किया था वो विधायिका में शून्य है, लोकसभा में 1 है। हाँ, तो उनका भी सफाया हुआ। और पूरा चेंज ऑफ कंप्लीट कैसे है। अब देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल है, हम प्रतिपक्ष, इकलौते प्रतिपक्ष हम हैं। अब आप बोलो हम प्रधान प्रतिपक्ष हैं या जो भी, हम प्रतिपक्ष तो कि हम ही हैं। हमें तो आज ये अभी का अवस्था है। सर आपने जैसे ये सारा रेफरेंस है, लेकिन मैं कहीं पे आपके थोड़े बहुत कुछ वीडियोस देखता था, थोड़े बहुत आपके रेफरेंसेस देखता था। सर मैंने ये देखा है कहीं पे कि आप मोदी जी के स्पीच से गलतियां निकाल देते ये क्या चक्कर है। देखिए ऐसा है, बहुत सही आप पूछे। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हाँ का वो जिसको हम बोलते प्रचार का समय चल रहा था, हाँ लगभग 3 महीना मैं सीपीएम में था। मेरा दायित्व था कि भाजपा का जो प्रधानमंत्री प्रार्थी है नरेंद्र भाई मोदी, उनको फॉलो करो, उनके हर भाषणों को फॉलो करो और उसमें से भूल त्रुटि निकालो, कमियां खामियां निकालो और उसको क्या है कि राजनीतिक तौर पे हम उसका पलटवार क्या करें। हाँ, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। स्ट्रेटेजी बनाने, और उसको देखिए क्या होता है जब चुनाव प्रचार में आप कुछ बोलो, हम उसका पलटवार करेंगे। करेंगे। ये जरूरी नहीं हम ये बोलेंगे कि आपने स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना दिया, हाँ। वो कोई नहीं देखता। हमें कि आपके नीतिगत आप क्या बोल रहे हो उसका हम पलटवार क्या करें। अरे आप बकवास कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। करेक्ट। हम उसका राजनीतिक तोड़ जोड़ दिखालेंगे। तो वो मेरा दायित्व था। और हम हमेशा बीच बीच में हम सीपीएम में उच्च लेवल पे हम लोगों को बताते थे, जैसे उनका सीपीएम पार्टी अपना फिर बनाए। और भी हम जैसे और भी थे, बट मैं अपना बोल रहा हूं। एक दिन बोलते बोलते, जिसको अगेन मैं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करता हूं डीब्रीफिंग में, तो एक वहां पर बड़े नेता बैठे बैठे बोले, सीपीएम में तो सब कॉमरेड बोलते हैं ना, हाँ कॉमरेड लग रहा है प्रभावित हो रहे हो। तो ये दिल्ली में था तो हिंदी में बात हो रहा है। तो मैं देखा, मैं बोला कैसे पूछा, तो बोला नहीं लग रहा है भाई तुम्हारे बातों से। तो बोला आपने सही पकड़ा, वो ये कैसे, तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बोला 2 चीज बता दो, गलत सलत मेरे ऊपर छोड़ दो, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर दो, अगला चुनाव कौन जीतेगा। 2-3 लोग जो बैठे थे सब ये बोले भाजपा जीतेगा। भाजपा जीतेगा ना, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो उनका तो घोषित प्रार्थी है, क्या वो बनेगा, और तो कौन बनेगा, वो बनेगा ना, मोदी बनेगा ना। तो भाई कांग्रेस का क्या होगा हमें ना पता है, ना दिलचस्पी है पता करने का। अपनी दुकान बंद हो जाएगी, अपनी दुकान की चिंता कर लो, मेरी मत चिंता करो। सर आपके एक बात से मुझे एक बात याद आई। मैं कुछ कांग्रेसी लीडर से बात कर रहा था, उन्होंने कुछ नाम दिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पर जो आपका रोल था सीपीएम में कि मोदी जी को फॉलो करो, समझो, और उसके लिए उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव खड़ा करने में उसका मदद करो, ऐसा कुछ कांग्रेसी लीडर्स जो मोदी जी को फॉलो करते थे, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए और उनके लिए एंटी नैरेटिव खड़ा करने के लिए वो आए भाजपा में। क्या ओबीसी का प्रभाव है कि जिसको फॉलो करेगा और उनके साथ जुड़ जाता है। देखिए ऐसा है, मैं तो अपनी बोल सकता हूँ, मैं और किसी नहीं बोल सकता जी। और बोलना भी सही नहीं है। मैं अपना बोलता हूँ। हाँ मैं प्रभावित हुआ, हाँ मैं प्रभावित हुआ जब वो, देखिए मोदी जी, एक चीज है राजनीति में, आप जब लोगों
आप जब भाषण भाषण देते हो, ये एक्चुअल में वार्तालाप कर रहे हो, ये अपने दोनों बात कर रहे हैं ना, तो अपने आपस में बात कर रहे हैं, करेक्ट। मगर जब मंच से नेता भाषण देता है तो जो श्रोतागण है वो तो वापस तो नहीं बोलते ना, हाँ, उनको तो अपना अंदाज लगाना पड़ता है कि श्रोतागण एक ही बार वापस बोलता है जब जूता मारता है, करेक्ट। वोट कैसा हो? नहीं जब जूता फेंकता है। हाँ। सब मंच की सर भाई बोलता बकवास हो रहे हो, पहले हु करेगा फिर दूसरे ने जूता मारेगा। हाँ, सही है। नहीं तो श्रोता तो कभी बोलता नहीं है। एक जो सही नेता है वो देख के समझता है कि लोग क्या उसकी बात समझ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं या नकार रहे हैं। परसेप्शन लेवल समझ में आया। उसमें सबसे बड़ा है कि आप जब कोई बात बोलते हो, लोगों को के दिमाग में कितना जा रहा है। या तो आप अपना पांडित्य दिखा रहे हो भाषा में तो कोई नहीं समझेगा, आप सरलता से बोल रहे हो, और आप यदि वो एक जनता को दिखेगा कि भाई ये तो मेरी बात कर रहा है, कोरिलेट होता है वो एक सही। तब वो आपसे कोरिलेट होगा, करेक्ट। तब वो आपको ग्रहण करेगा। वो हुआ ना कि भाई केक खा लो, तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है तो केक खा लो, वो कौन सा जनता उससे मानेगा। ये मोदी जी में हमेशा, आज जो भारत पूरे विश्व में ऊपर पहुंच गया, एक तो आर्थिक रूप से हम 5वें स्थान पे पहुंच गए, तीसरा स्थान कोई बहुत दूर नहीं है, चौथा, हाँ चौथे स्थान पे तो दिल्ली बहुत करीब है अब। करेक्ट करेक्ट। मगर उससे बड़ा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो पूरे विश्व का जो एकमात्र ध्रुव है, हाँ अमेरिका है ना जी, उसका राष्ट्रपति भी सुनता है। क्यों? मोदी जी का आज जो अपना व्यक्तित्व है, जिस ढंग से वो हर चीज सामने रखते हैं, सब कोई सुनते हैं। ये एक राजनेता का बहुत बड़ा मैं जिसको बोलता हूँ पूंजी है, संपत्ति यही है। आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि पहलगाम के बाद जब मोदी जी ने बिहार में जब बात कही थी तो उन्होंने 2 वाक्य इंग्लिश में कहे थे, और उसका परसेप्शन, उसका जो वाइब्रेशन पूरी दुनिया में आया था, और पूरी दुनिया इस हड़कंप में थी कि अब तो कुछ होने वाला है। एंड फिर ऑपरेशन सिंदूर का तो जो देखा हमने सबने, जो आज हालांकि वो अलग बात है कि दूसरा एक नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है, वो उनका है, पर दुनिया ये मान गई है बिहाइंड द कर्टन के भाई साहब हावी कौन हुआ था। सर आपने जैसे इलेक्शन, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का रेफरेंस दिया, सीट्स के विषय में बात कही, पर सर उसके पहले एक सवाल है। आपने जब इकोनॉमी के विषय में बात कही थी, हम लोग पहले दूसरे तीसरे स्थान पे थे, वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र मुंबई के साथ एक आंख मिचौली का खेल चलता था। सर ये वेस्ट बंगाल नीचे गया, आज की तारीख में वेस्ट बंगाल इज फ्रॉम द बॉटम सेकंड थर्ड। सर वो एक टाइम था जब महाराष्ट्र में भी वो एक पलायन हुआ था, उड़िया लोगों का, साउथ इंडियंस का पलायन हुआ था, वो एक ड्राइव निकला था। पर सर पलायन होने के बाद आज के तारीख में आपको यू विल सी मेनी साउथ इंडियंस, यू विल सी मेनी उड़िया पीपल इन मुंबई फ्लरिशिंग वेल, बिजनेस अच्छा चल रहा है उनका, जॉब्स अच्छे कर रहे हैं, और आपको ऐसी डिस्प्यूट्स हैं, हालांकि वो मराठी भाषा का ये चलते रहता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देयर इज नो कम्युनिटी यू नो एविक्शन एज सच, आपको बिजनेसेस फ्लरिश दिखेंगे। सिर्फ वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा था इन एनी फॉर्म, और क्या वेस्ट बंगाल में डू यू फाइंड बिजनेसेस फ्लरिशिंग बैक, और हाउ इट इज? देखिए, जैसे हम बोले पहले हमेशा ये द्वंद्व होता था कि हम प्रथम है या द्वितीय है। हाँ। महाराष्ट्र बोलता था हम प्रथम, हम बोलते थे हम प्रथम। तृतीय का ना महाराष्ट्र बात करता था ना हम बात करते थे। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, चाहे हम विपक्ष में ही हो, बट हमारे प्रदेश के लिए तो दुर्भाग्य है कि वो प्रथम और द्वितीय में बात होता है शेष से। जो प्रदेश ऊपर में 1 नंबर 2 नंबर में था, आज वो अभी आज तर्क होता है कि हम शेष में के 1 नंबर हैं या शेष के 2 नंबर पे। ये बहुत ये डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। बिल्कुल, मैं फिर बोलता हूँ ये इसमें इसको हम सत्तारूढ़ और प्रतिपक्ष के हिसाब से ना देखें। प्रदेश में तो मनुष्य रहते हैं ना, उनके हिसाब से देखें। देखिए, जब हम ऊपर में थे तो पूरे देश से लोग आते थे नौकरी के खोज में, व्यापार के खोज में, बंगाल आते थे।
बंगाल को कहते थे मिनी भारत, कलकत्ता महानगरी को बोलते थे मिनी भारत। और उसके मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। कलकत्ता में एक ऐसा समय था, जितने टैक्सी ड्राइवर्स थे सब सरदार थे। हाँ, सरदार का वहां पर तादाद बहुत बड़ा था। इसलिए आपको आज भी दिखेंगे गुरुद्वाराओं, चारों हर जगह गुरुद्वारा है। कैसे होता भाई गुरुद्वारा? जब लोग मत्था टेकने आते, लोग हों तब तो मत्था टेकने जाएंगे ना। करेक्ट। हाँ, ये बात सही है कि गुरु गोविंद सिंह जी कलकत्ता होके गए थे, बड़ा बाजार में जो बड़ा गुरुद्वारा है वहां आए थे। अच्छा। मगर आज के दिन आपको एक टैक्सी में सरदार ड्राइवर नहीं दिखेगा। दूसरा, कुछ को इलाका जो गुजरातियों का था, गुजराती कलकत्ता में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर सिमट गए हैं। एरिया श्रिंक हो गया होगा। बिल्कुल। ओह, जो आज के दिन पूरे देश के एकदम शीर्ष में जितने व्यापारी थे, परिवार थे, मारवाड़ियों का बहुत बड़ा उसमें तादाद था, सब कलकत्ता या तो छोड़ के चले गए या केवल अपना मुख्यालय रखे, व्यापार सब बाहर कर दिए। अब आप देखो, एक और उदाहरण दो। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के हर प्रदेश के लोग कलकत्ता में भरे थे। यदि केरल में ओणम मनाया जाता तो बंगाल में कोई, कलकत्ता में ओणम कम नहीं होता था। मैं को किसी एक उडुपी रेस्टोरेंट के एक मालिक ने कहा कि साहब, हम लोग इडली डोसा के दुकान, जिसको हमारे देश में इडली डोसा तो आज भारतीय हो गया, कोई दक्षिण भारत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। 2300 केवल कलकत्ता में 2300 दुकानें थी जो इडली डोसा बेचती थी। अभी 300 से नीचे है। कहाँ गई है? पूरा उत्तर कलकत्ता बड़ा बाजार भर्ती था। बासा क्या था? ये मकान में अलग अलग तल्ले में, जिसको बोलते हैं ओपन, एक एक सब खटिया लगा रहता था, लोग आके एक एक खटिया भाड़े पे लेते थे, और छत पे चौका था। ये कौन थे? जो खास करके राजस्थान से, पंजाब से जो लोग इधर आए नौकरी के खोज में, वो तो सब अकेले आते थे, आके रहते थे, ऊपर में खाना खाते थे, अपना काम करते थे। सब खत्म, पर कोई है नहीं। अब आप जाओ, लोगों को खोजने भी जाओ तो लोग नहीं है। क्यों? एक धड़ाधड़ हमारा जो व्यापार का स्तर है वो गिरता हुआ आया। उसमें देखिए सीपीएम पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये मेरे को बोलने में कठिनाई होती है, मगर सही बात है। आज के दिन, हाँ, आप उनका पूरा का पूरा झुकाव श्रमिकों के तरफ था। बहुत बढ़िया, मैं नहीं बोलता हूं कि श्रमिक की तरफ नहीं देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। ये भूल गए कि श्रमिक तब तक रहेगा जब तक मालिक रहेगा। मालिक ही नहीं रहा तो फिर श्रमिक को उनका फिर ये था कि इसको राष्ट्रीयकरण कर लो। नेशनलाइज करके तो कोई, तो आप भूल जाइए। अब सरकार जो परिसेवा आपको दूसरों को देना है, जो चिकित्सा है, विद्या है, वो आप दे नहीं पाओगे। There is no way government should be in a business and there is no business that government should be in. करेक्ट। अब आप एक चीज देखो, ये कहीं पर शायद लोग हंसेंगे सुन के, सत्तारूढ़ पार्टी बंद बुलाता नीतियों के खिलाफ। अरे सत्तारूढ़ हो आप बंद बुला रहे हो। ये होता, जिसको बोलता हूं, बहुत होता था। और बंगाल में तो इतना आदत हो गया कि कोई एक छोटा सा भी 10 लोगों का दल भी बंद बुला दे तो सब कोई घर में बैठ जाते थे। सर, यही पैटर्न दिल्ली में दिखाई दिया था अरविंद केजरीवाल के टाइम पे। खुद सत्ता में था, खुद धरना देता था। और आज ममता बनर्जी भी वही करती है। जब कोई इश्यूज आते हैं तो वो खुद धरने पे चढ़ जाती है। ममता बनर्जी उन पे आएंगे तो ममता फिर, पर सर मतलब ये ऑब्जर्वेशन जो आपका, जो रेफरेंस जो आप दे रहे हो, तो उस पे भारत में ये स्पेशली मतलब ये देख रहा है कि जहां जहां लोग भले कहे ना कि वो कम्युनिज्म माइंडसेट ना हो, बट बिहाइंड द स्क्रीन वो
कम्युनिज्म का जो माइंडसेट है वो चल रहा है अभी भी। देखिए, आप बोले कि मुंबई में, महाराष्ट्र में एक दौर आया कि वहां भी दूसरे प्रदेश के लोगों को भगाया गया। हाँ। बंगाल में उस हिसाब से भगाया नहीं गया, लोग खुद चले गए क्योंकि आर्थिक स्थिति उनको वहां रहने लायक नहीं था। पहले एक और आपको बताता हूँ, ट्रेन भर भर के विद्यार्थी आते थे। कलकत्ता के जो यूनिवर्सिटीज थे वो पूरे विश्व में जाने जाते थे। भर भर के ट्रेन आते थे विद्यार्थियों का। आज हमारे यहाँ से विद्यार्थी बाहर जाते हैं, खाली ट्रेनें आती हैं, कोई नहीं आता है। यहाँ से उस हिसाब से लोगों को, दूसरे प्रदेश के कोई लोगों को भगाया नहीं गया, मगर लोग मजबूरन अपने आप छोड़ के गए। महाराष्ट्र में कुछ और हुआ था, मगर आज के दिन आप महाराष्ट्र देखें तो आज के दिन आप जाके देखो, मुंबई में देखो तो आपको ये सब दिखेगा नहीं। हाँ। लोग वापस हैं वो, बट तो बंगाल में क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका कारण आर्थिक स्थिति है। देखिए, मनुष्य चाहे कुछ भी बोलो, वाम पंथा बोलो, पश्चिम पंथा बोलो, उत्तर पंथा बोलो, दक्षिण पंथा बोलो, जो पंथा बोलो, भाई पेट तो भरना है ना। हाँ। पेट भरने के लिए हमें या तो व्यापार करना है, नौकरी करना है। यदि कोई उत्पादन नहीं हो तो पेट नहीं भरेगा, चाहे किसी भी हिसाब से हो। सर, तो ये बहुत क्लियर है कि ममता बनर्जी की जो पॉलिसीज, जो आप जो कह रहे हो उस विषय में, ममता बनर्जी की पॉलिसीज जो है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सपोर्ट नहीं कर रही इन टर्म्स ऑफ। मैं अभी को बोला कि सीपीएम दुर्भाग्य शिल्प के खिलाफ चला गया। घोषित नहीं है, बट अघोषित अपने आचरणों से। ममता बनर्जी जब आई तो ये देखा गया कि यदि वो वामपंथी थी तो ये अति वाम है, ये अति वाम है। इनको कोई चीज भी नहीं चाहिए, ये हर चीज का ये विरोध करती हैं। देखिए इनका आगमन कैसे हुआ, छोटा सा बताऊं। कलकत्ता में एक छोटा, पहले 5 सितारा होटल 2 ही थे। जब तीसरा आया, वो भी कौन सा, आईटीसी कंपनी का, तो उसका विरोध में पहला कौन खड़ा हुआ? ममता बनर्जी, विरोधी नेत्री थी। अब आप प्रतिपक्ष की नेत्री हो तो इसका ये मतलब नहीं हर चीज का विरोध करो। आप वहां पर वो होटल का विरोध करें। अब उसके बाद जितने प्रकल्प आए सबका आपने विरोध किया। इनके नस नस में एक और है कि संविधान के जितने धरोहर हैं उसका विरोध करो, सबका विरोध करो। देखिए हमारे यहाँ ये है, चाहे राष्ट्रपति कोई भी हो, देखिए सही तो है ना कि कलम में शाही तो प्रधानमंत्री के है। हाँ, जिसको बोलते हैं जो पावर है वो तो प्रधानमंत्री का है। देश को किस तरफ ले जा। राष्ट्रपति एक हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, मगर उनका सरकार चलता है बट वो नहीं चलाते। ये तो हमारा संविधान है। करेक्ट। तो आज क्या होता है कि आप कभी भी देखो, आप 26 जनवरी का परेड देखो तो पहले प्रधानमंत्री आएंगे, वो उपराष्ट्रपति का अगवानी करेंगे और फिर दोनों राष्ट्रपति का अगवानी करेंगे। ममता बनर्जी क्या करती, गवर्नर को खड़ा रख देती। करेक्ट। उससे क्या उनको मिल रहा है? उनको केवल एक चीज दिखाना है कि संविधान में आपको 1 नंबर स्थान जरूर हो। मैं नहीं मानता, ये हर जगह में संविधान का विरोध करती है। हमारा संविधान कहता है कि कानून संसद बनाएगा। करेक्ट। दोनों जब कक्षों में पास हो जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, कानून बन गया। हाँ, वो लागू होगा। करेक्ट। जैसे लागू होगा बोलेगी नहीं चलेगा। जैसे उन्होंने सीए हो गया। अच्छा, उनको पता है कि सीए तो होगा, तो क्या करती, लोगों को गुमराह करने के लिए बोलती मैं नहीं करने दूंगी, मैं नहीं करने दूंगी। और हाँ, लोगों को सड़क पे लाती। वक्फ का हुआ, मैं नहीं होने दूंगी। वो तो उसका डायरेक्ट वोट बैंक था। सीए भी डायरेक्ट वोट बैंक था, क्योंकि उनको तो बांग्लादेशी वोटर चाहिए। उनको तो हर चीज आयात करना है, उनको तो वोटर को भी आयात करना है। केवल पश्चिम बंगाल के वोटर तो हार जाएगी। वो तो है। सर, ये वेस्ट बंगाल पे आते हैं और सॉरी ये बांग्लादेश पे आते हैं, जो काफी ज्यादा माइग्रेशन है, जैसे आपने बताया, उनकी वोट बैंक। सर, लेकिन ये जब इलेक्शन का विषय आता है,
अगर हम इसका थोड़ा ही विश्लेषण करें पिछले 5-7 सालों का, 2014 में मोदी जी आए, लोकसभा इलेक्शन में चुन के आए, अच्छी सीटें आई, मेजॉरिटी आई, जीते। 2019 में दोबारा एक हाई पावर में आए और भी ज़्यादा उनको सीटें मिली। पश्चिम बंगाल में 2019-2021 के टाइम पर 19 में लोकसभा के बाद 21 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में, हालांकि वो हार गई थी। अच्छा, डिफरेंट थिंग। पर सर ये बताइए, ये क्या, व्हाट आर वी लुकिंग, क्यों पश्चिम बंगाल में आज के तारीख में इलेक्शंस में हिंदू वोटर्स डर रहा है? क्या हो रहा है? क्या इलेक्शन, क्या ये एक सेंटर बन चुका है वोटर्स को डराना, धमकाना? और क्या ममता बनर्जी अब अभेद दीवार बन गई है? नहीं, कोई अभेद दीवार नहीं है। मैं खुद जिस दल का सदस्य था 2011 में, जब सीपीएम चुनाव हारा था, तो सही माने में दुर्द तो वो था। जब 2011 में ममता जीती, उनका संगठन तो कुछ नहीं था। मैं वो सीपीएम का संगठन को भारतीय फौज के संग तुलना करता था। इनका कोई संगठन नहीं था। देखिए, आज लोकतंत्र का जो शक्ति है ना, लोगों का जो शक्ति है, जिस दिन जनता ठा लेता है कि हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे, कोई शक्ति नहीं है दुनिया में उसको रोक सकेगा। आप कितना ही चोरी कर लो चुनाव में, जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। जनता में जो शक्ति है लोकतंत्र में, वो है जो शक्ति आज पानी में है। बाढ़ जब आता है तो शहर उखाड़ देता है, वो शक्ति है। 2011 में देखते देखते सीपीएम का सफाया हो गया। जो मुख्यमंत्री घमंड में बोल गए थे असेंबली में कि हम 235 हैं, आप 35 हो, चुप रहो, वो उलट गया। एक चुनाव में उलट गया। ये लोकतंत्र है। अभी अब देखिए, 2019 में लोकसभा में हम आपको जैसे बोले, हम 121 विधानसभा में बढ़त बनाए थे, बट वो लोकसभा चुनाव था। ये विधानसभा चुनाव जब 2021 में, हम 2021 में हमारा युद्ध घोष था कि हम सत्ता में आएंगे। एक बात बताइए, काफी ट्रेंड था कि भाजपा ही जीतेगी। देखिए, जब हम रण में जाते हैं तो हम क्या जीतने के लिए जाते हैं, हारने के लिए जाते हैं? जीतने के लिए जाते हैं। नहीं, हारने के लिए तो फिर रण में हम क्यों जाए? करेक्ट। देखिए, आज चुनाव जो पार्टी के लोगों के लिए रण है। हमको जनता के सामने जाके जनता को मनाना है कि आप हमें वोट दो। जनता अपना राय व्यक्त कर रहा है, हमारे लिए रण है। तो हमारा तो जय घोष ये था कि हम सत्ता में आएंगे, अब की बात 200 पार। ऐसा है कि 3 विधायक को लेके हम 147 एक छलांग में तो नहीं आ सकते ना। ऐसी भी अंक कर लो, हम 3 से 77 आए एक छलांग में। ये इतना बड़ा बढ़त अपने देश में कहीं, किसी प्रदेश, किसी पार्टी का नहीं हुआ है। मगर दुर्भाग्य क्या है कि हम खुद मायूस हो गए। हम ये 3 से 77 का, हम सफलता को भूल के हम 147 से 77 के विफलता पे आ गए। देखिए, आज जब आप ओलंपिक गेम्स में भी देखो, धावक आता है जी, अभी हमारे नीरज चोपड़ा जो भाला फेंके, कल ही 90 मीटर पार कर गए। तो क्या एक बार में पार कर गए? नहीं, वो काफी प्रयास किया। और कितने बार में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यही इसमें भी होता है। अब आप देखो, इसके बाद हम पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे लोकसभा आसन देखोगे तो घटा है बंगाल में। देखिए, ऊपर नीचे चलता है, मगर आज भी हम सेकंड पार्टी हैं, प्रतिपक्ष एकमात्र हम हैं। और दूसरा है कि जो हम 77 सीट जीते थे
विधानसभा में हम अपनी 90 सीट पे बढ़त बना लिए हैं। एक चीज अब हमारे 2026 के विधानसभा देखते देखते अगला विधानसभा आ जाएगा। देखिए, मेरे तो पूर्ण विश्वास है कि 2026 विधानसभा में हमारा जो प्रदेश का शासन है तृणमूल के हाथ से प्रदेश को बचाने के लिए भाजपा के हाथ में आएगा। और ये केवल हम ये नहीं बोलते हैं कि हम भाजपा के हैं तो इसलिए, हमारे पूरे प्रदेश के हित में है। जिस हिसाब से नीचे पहुंच गया है, आज हमको प्रदेश को उठाना है। और ये चीज जो नीति भाजपा ला रही है, हमको ये पता है, हमारा जो संकल्प पत्र है जो अभी कुछ दिन में घोषित होगा, अभी तो नहीं आया, मगर पिछले बार जो हुआ, हम तो कोई बहुत भिन्न नहीं जाएंगे। हम जो लोगों के लिए जो हर जगह कर रहे हैं, अब पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस हर तरह से अटकलें लगा रही है, चाल खेल रही है, मगर फिर भी केंद्र की तरफ से भाजपा सरकार जो भी कर सकता है, जो उसको करना है प्रदेश के लिए, वो कर रहा है। सर, क्या वेस्ट बंगाल एक इम्पोर्टेंट स्टेट है फ्रॉम लोकसभा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू? और अगर है तो वो क्या पोजीशन रखता है? क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से भाजपा का जो स्प्रेड है वो भारत में काफी बड़ा है, काफी अच्छा है। हाउ डू यू सी वेस्ट बंगाल इन दैट? देखिए, लोकसभा यदि आप देखते हैं तो सब अंकगणित है, इट्स अरिथमेटिक्स। प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश 80 सांसद, द्वितीय स्थान पे आपका प्रदेश, करेक्ट, 48 सांसद, तृतीय पे हमें 42 सांसद। तो ये हमारा इट्स एन इम्पोर्टेंट स्टेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई, हम लोग तो सब क्रिकेट में ही मानते हैं ना, तो ये नंबर 3 बैट्समैन तो ये है। तो इसलिए आज के दिन बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट है हम भाजपा के लिए। और मैं केवल भाजपा का नहीं बोल रहा हूं, आज आप देखिए देश को आप देखें यदि 4 भाग में बांटे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो हिसाब से तो सब 25-25% होना चाहिए ना हमारे अर्थव्यवस्था का। वो तो नहीं है, क्योंकि पूर्व सबसे गरीब है। पूर्व उस दिन बढ़ेगा जिस दिन बंगाल बढ़ेगा, क्योंकि बंगाल आज पूर्व को नीचे टान रहा है। बंगाल बढ़ने के लिए तृणमूल नहीं बढ़ा सकता। तृणमूल यदि फिर आ गया 26 में, वो और नीचे लाएगा। राइट। तो आज बंगाल के लिए भाजपा सरकार आना आवश्यक है। सर, लेकिन ये बात 2021 में भी काफी एम्फोसिस से कहा गया था, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी। लोगों ने वोट किए। लोगों ने वोट करने के बाद जो हादसे हुए, उसके बाद कहीं ऐसा रेफरेंस है, ऐसी फीलिंग है कि लोगों में डर है, लोगों में भय है। देखिए, ऐसा है कि जो 3 से हम एक चीज कभी नहीं भूलना चाहिए कि 2021 में हम जो 77 सीट पे आए, हाँ, हम सत्ता से काफी दूर थे, मगर 3 से 77 एक छलांग में गए। हाँ, ये बात सही। दूसरा, यदि आप वोटों का एक देखो फर्क, तृणमूल के प्राप्त वोट और हमारे प्राप्त वोट में 36 लाख वोटों का ही फर्क था, 3% का। ठीक है, दिखाता है आपको कि आप वोट शेयर बहुत दूर नहीं है। हाँ, आप बहुत दूर नहीं हो। जबकि एक चीज मान के चलो कि जो 30% मुसलमान वोट है वो पूरा हमारे खिलाफ जाता है, और वो उसके लिए ममता बनर्जी वो वोट को रुझाने के लिए हर कुछ करती है। क्या नहीं करती है, मैं केवल 2-3 उदाहरण दूं, नहीं तो पूरा आपका प्रोग्राम में मैं उसी का चिट्ठा पढ़ता जाऊंगा। वो बोल कि आज हमारे यहाँ ओबीसी, उसको ए और बी में डिवाइड कर दी, तो एक कर दी वो केवल मुसलमान है, तो जो भी नौकरी मिलेगा वो केवल वो ओबीसी बी को मिलेगा। अच्छा, आज जितने सरकारी नियुक्ति होती है वो उसका खुला है कि मुसलमान का होगा। एक छोटा सा घटना हुआ उत्तर बंगाल में, दिनाजपुर, वहां पर मुसलमान काफी हैं,
सब बंगाली मुसलमान। देखिए बंगाल प्रदेश में मुसलमान आपस में जो विभाजित है वो भाषा के आधार पर विभाजित है। वो उर्दू भाषी मुसलमान और बंगाली भाषी मुसलमान। ओके। वो शिया सुन्नी पे कम विभाजित है, वो इस पे ज्यादा। अच्छा। तो आज के दिन उत्तर बंगाल में कलकत्ता शहर और चारों तरफ का इलाका छोड़ के सब बंगाली भाषी मुसलमान है। राइट। जो 30% है उसका सीधा सीधा आंकड़े देखे तो 22% बंगाली भाषी मुसलमान है और 8% उर्दू भाषी मुसलमान। और ये बांग्ला भाषी मुसलमान में बांग्लादेशी माइग्रेंट्स भी हैं पूरा। अच्छा। देखिए वहां पर आप जाओ, हम उसके बोली से हम पकड़ लेंगे कि ये बांग्लादेशी है। हाँ। आप नहीं पकड़ पाओगे। वो तो उसका नाम, उसका पोशाक, उसका सब कुछ तो एक ही है। तो उसके जो बोली है उसके बोली से मैं पकड़ लूंगा और उसके कई शब्द प्रयोग है उससे मैं पकड़ लूंगा। आप नहीं पकड़ पाओगे। ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर बंगाल में दिनाजपुर काफी मुसलमान है। वहां पर स्कूल में उर्दू टीचर को भेजा गया और बच्चे बोले भाई हमको मैथ्स का चाहिए। अरे उर्दू तो हमारे यहाँ तो एक उर्दू भाषी मुसलमान नहीं है, मैं जो मुसलमान नहीं हो तो बंगाली भाषी है। उसको उर्दू भाषी भेजे, पुलिस ने गोली चलाया, 2 बच्चे मरे। जिद कौन मरे? मुसलमान मरा। ममता बनर्जी हर चीज मुसलमानों के लिए करती हैं। आज के दिन जब कोविड हुआ तो जो इलाके में मुख्यमंत्री गई केवल मुसलमान इलाकों में गई और किसी इलाके में नहीं गई। यहां तक उन्होंने एक सार्वजनिक बयान दिया। बंगला में बोली, मैं दर्शकों को लिए हिंदी में बोलता हूँ, मैं बंगला में एक लाइन बोल दूं, ये गुरु दूध दाए ता लाठी खाबो, जो गाय हमें दूध देता है मैं उसके लात सह लूंगी। इससे ज्यादा कोई क्या बोल सकता है? सर ममता बनर्जी धर्म से हिंदू है, ऐसे तो नहीं है जैसे गांधी परिवार पे जैसे धर्म का सवाल है वैसे तो नहीं है। वो हिंदू होने के बावजूद भी मुसलमानों के लिए कंप्लीट अपीज्ड है वो, एक तरफ से। वो क्या है सर, क्या? देखिए ऐसा है कि ममता बनर्जी हिंदू है, बनर्जी है ब्राह्मण है। अच्छा। बनर्जी ब्राह्मण होता है, ओके। ब्राह्मण है। एक और चीज है, बंगाल के राजनीति हमेशा अपर कास्ट राजनीति रहा है। कोई भी दल में ब्राह्मण और उससे नेक्स्ट वैश्य के नीचे कोई नहीं है। तो ये बनर्जी है, ये इनकी पूरी पूरी राजनीति है कि भाई हम यदि 30% को एकजुट रख लें तो 42-43% में तो सरकार में आ जाऊंगी, तो मेरे को तो 13 ही दरकार है। राइट। यदि मैं 30 रख लूं तो दूसरा तो -30 से चालू होगा। देखिए ये कोई प्रेम नहीं है, मैं खुद गया हूं, मैं ज्यादा इसको विस्तार से नहीं बोलूंगा, लोग विचलित हो जाएंगे। बंगाल के एक जिला में जो वहां भी 38% मुसलमान है, किस निर्मम ढंग से उनके पार्टी ने एक मुसलमान का हत्या किया था, मुसलमान का हत्या किया था। यदि वो बोल दूं आपके श्रोता विचलित हो जाएंगे। मैं जाके उसकी विधवा से मिला था, कहाँ थी उनकी मुसलमान प्रेम? उनका केवल और केवल वोट प्रेम है। यदि मुसलमान प्रेम होता ना तो भाई अब तो आपके 15 साल का शेष होने को आ रहे हैं। मुसलमानों का जो अवस्था पूरे प्रदेश में है, बद से बदतर क्यों है? प्रचार कमेटी रिपोर्ट देख लो, उसके बाद और गिरे मुसलमान। सर तो क्या आप ये कहना चाहते कि ये सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का नाम लेती है, फेवर करती है, पर वास्तव में जब विकास का कोई विषय आता है तो वो मुसलमानों तक पहुंचते हैं? देखिए ऐसा है, विकास का विषय तो उनके कहीं नहीं पहुंचता है, क्योंकि उनके हमेशा से ये है कि मैं यदि दाता हूं, मैं दे रहा हूं, आप हाथ फैला के रखोगे। तो उनको हमेशा दाता का स्वरूप लेना है। और दूसरा है, मुसलमान यदि समर्थ हो गया तो उनको छोड़ देगा। सर एक बात बताइए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए किसी एक धर्म जाति का अपीजमेंट करना समझ में आता है सर, पर ये कहाँ का रेफरेंस बन जाता है कि कोई जय श्री राम बोल दी तो गुस्सा आके गाड़ी से उतर जाओ और लोगों को गाली गलौज कर दो, मारने में आ जाओ? ये है लोगों को रुझाने का खेल, ये है लोगों को रुझाने का खेल। वो गाड़ी में उनका काफिला जा रहा है, 4 युवा खड़े होकर जय श्री राम बोल दिए। गाड़ी रोक के मुख्यमंत्री अपने जो पुलिस व्यवस्था को बोले इनको हिरासत में लो।
वो 4 युवा 7-8 दिन हिरासत में थे। एक और दृश्य हुआ है, सब हम टीवी में देखे हैं, क्यों उनके संग तो पूरा कैमरा चलता है। टीवी में क्या देखे, ये गाड़ी से उतर के वो भागे, जो लोग बोले जय श्री राम, क्योंकि पता है पिछले बार पकड़ लिए गए थे दूसरी जगह। तो ये जब लोग भागे तो मुख्यमंत्री ने अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया, तुम पीछे भाग के पकड़ो। ये सब है अपने, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, दुधारू गाय, क्योंकि खुद बोलती है जो गाय हमें दूध देगा, दुधारू गाय को रुझाने का तरीका। सर, एक ब्राह्मण और ब्राह्मण महिला, मतलब ममता जी, ये मैंने इनको देखा है नमाज पढ़ते हुए। ये क्या कनेक्शन है सर? देखिए, ऐसा है, एक दिन मैं एक मौलाना से पूछा था, अच्छा, कि मौलाना, मैं जितना इस्लाम जानता हूँ, मेरे को ये जरा अटपटा लगा, आप जरा बता दो, इस्लाम क्या एक गैर मुसलमान को नमाज पढ़ने की इजाजत देता है? यदि गैर मुसलमान नमाज पढ़ता हो तो वो पाक है या हराम है? मौलाना साहब चुप थे, क्योंकि उनको पता है, उनको बोलने का एक ही बोलना होगा कि हराम है। क्या इस्लाम एक जनाना को मर्दाना में बैठने का इजाजत देता है? ये पाक है या हराम है? ममता बनर्जी जब वो नमाज पढ़ने का नाटक करी थी तो मर्दाना में बैठी थी। मर्दाना में जनाना नहीं बैठ सकता है। आप किसी भी मस्जिद में जाओ, देखिए कुछ इस्लाम का मेरे को ज्ञान है, आप किसी भी मस्जिद में जाओ तो जनाना का अलग है, मर्दाना का अलग है, ये इस्लाम है। यदि वो करती है तो क्या उनको इतना ज्ञान नहीं है? उनको जरूर ज्ञान है, मगर उनको नाटक करना है। देखिए, लोग इसमें खुश हो जाते हैं, ये करके लोगों को रुझा के। दूसरा बोलती है कि बीजेपी आएगा तो तुमको भगा देगा, बीजेपी आएगा तो तुमको बाहर कर देगा, बीजेपी आएगा तो। भाई, आज गुजरात प्रदेश में 8% मुसलमान है। सरकारी नौकरी में कितने मुसलमान है मैं आता हूं 2 मिनट में। हम बंगाल का पहले उदाहरण देता हूं। बंगाल में 30% मुसलमान है। सरकारी नौकरी में कितने मुसलमान है? 3%। भाजपा के सरकार में है? नहीं। आज तक भाजपा कभी सरकार में रहा है? नहीं। पहले कौन था? कांग्रेस। फिर कौन आया? सीपीएम। फिर आया तृणमूल। तो ये बेचारे 30 में 3 क्यों है? गुजरात में 8% में 5% सरकारी नौकरी में मुसलमान है, और आप बोलते हो कि भाजपा मुसलमान विरोधी है। कहाँ? आज यूपी में मेरे को खुद कुछ मुसलमान बोले हैं, हमारे कुछ मित्र हैं जो दुबई में रहते हैं, यूपी वाले हैं। मैं बोला भाई बोले आप बीजेपी को कौन हरा सकता है? आप कैसे बोलते हो, आप तो मुसलमान हो। बोले भाई हमारा पूरा कस्बा मुसलमान है, मगर एक बात बताऊं, जो अनाज हिंदू के घर में आता वही हमारे घर में आता है, जो हमारे घर में आता है वही हिंदू के घर में आता है। हमारे तो कोई फर्क नहीं है, तो हम क्यों फर्क करें? सर, तो एक बात बताइए, ये इतना वोट बैंक इतना लॉयल क्यों है, जबकि कोई बेनिफिट मिलता नहीं है ममता बनर्जी से? देखिए, ऐसा है कि वोट बैंक को गुमराह करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये क्या कर रखी है एक जगह, वो भी इस्लाम में हराम है, ये चालू करी इमामों को भत्ता देना। इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि सरकार से, हुकूमत से कुछ आप अर्थ लेके इस्लाम के काम में उसका प्रयोग करो। इस्लाम में ये हराम है। ये इमामों को भत्ता देती हैं, ये काफी दिनों से चालू करी। क्यों? हर जुम्मे के दिन जब नमाज के पहले पैगाम इमाम से जो कहला लो। भाई, एक हमारे राजस्थान की बात बोलूं, उससे उस संदर्भ में आ जाएगा। हमारे एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जी की खाए बाजरी, बी की बजाय हाजरी। यदि तुम हमसे भत्ता लेते हो तो मेरी बात करोगे। वो वहां पर पैगाम दिलवाती है कि भाई इमाम साहब बोलते हैं इसको वोट दो। और एज ऑनेस्ट फॉलोअर ऑफ इमाम साहब लोगों ने, देखिए क्या है, बहुत आस्तिक हैं जो अंधविश्वास में रहते हैं, तो वो अंधविश्वास में उधर छप्पा मारता है। आज के दिन मेरा तो एक ही प्रश्न है कि भाई यदि सब कुछ ये तुम्हारे सही में तुम्हारे प्रेमी है, तुम्हारा दर्द उनको लगता है, तो तुम्हारा स्तर हर साल गिरता क्यों है भाई? मतलब अगर वेस्ट बंगाल अगर तो ग्रो होना चाहिए,
इनकी संख्या ज्यादा है, ग्रो होना चाहिए, इनकी इनकी ग्रोथ होनी चाहिए। सर एक बात बताइए, अगर ममता जी इतना सब कुछ एक पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए कर रही है, नंदीग्राम में क्या विषय हुआ था? ये क्या था? इलेक्शन का कैसे वो डामाडोल हुआ? ऐसे तो टीएमसी सब जगह जीती, लेकिन ममता जी कैसे हार गए? वो क्या सीन हो गया था? देखिए ऐसा है, ये बहुत बहुत सटीक सवाल आपने पूछा। एक तरफ तो लोग बोलते हैं भाई तुम 77 सीट में सिमट गए, वो 213 सीट पे आ गई, मगर उनका अपना हारना, सेनापति का हारना, एक तरफ से तो सेना का हार है, पर सेनापति का हारना क्या दर्शाया कि ममता बनर्जी खुद ब खुद वो भी भेदी जा सकती हैं, उनको भी हराया जा सकता है। जबकि उनका नंदीग्राम उनका कभी से सीट नहीं था, वो भवानीपुर से लड़ती थी हमेशा, दक्षिण कलकत्ता विधानसभा है भवानीपुर, भवानीपुर से मैं खुद भवानीपुर का वोटर, खैर पहले था, अभी नहीं हूं। तो वो वहां से चेंज करी सीट, नंदीग्राम गई। भवानीपुर के तुलना में नंदीग्राम में मुसलमानों का तादाद प्राय प्राय दुगुना है। अच्छा, फिर भी हारी। एक चीज साफ दिख गया कि ममता बनर्जी अब खुद हार सकती है, तो आपका दल भी हार सकता है। अब ये तो अपने देश में पहले बार हुआ है कि हारा हुआ एक व्यक्ति मुख्यमंत्री का शपथ लिया। ये एक काफी सरप्राइज एलिमेंट था वो। क्या है, हमारा संविधान इसका इजाजत देता है 6 महीने में उनको वापस जीत के आना है। तो इसको, अरे आंख का शर्म कुछ बोलते हैं ना। आप शपथ ले रही हैं मुख्यमंत्री का, अरे किसी और को बैठा देती, आप फिर आ जाती, आप किसी और को बैठा देती। ये तो याद दिलाता है हमें लालू जी, जब लालू जी चारा घोटाला में पकड़े गए तो किसको मुख्यमंत्री बनाया? अपने बीबी को, जो अपने घर के 4 दीवारी छोड़ के अपने रसोई के 4 दीवारी से बाहर नहीं गई थी। जब उनको बोला गया, मैं कांग्रेस की बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस टाइम सीपीएम में था तो पता था मैं। जब उनको बोला गया कि भाई अरे किसी एक को तो बैठा दो अपने पार्टी का, बोले किसको बैठाऊं, किसके ऊपर भरोसा है? तो क्या ममता बनर्जी को अपने पार्टी पे यही है कि उनको ये भी भरोसा नहीं था? उनका उत्तराधिकारी भी तो है, उनका अपना भतीजा, उसी को बैठा देती। अब शायद वो फिर उससे त्याग पत्र लेना मुश्किल हो जा रहा। एक बार सत्ता मिल गई, फिर हम जहाँ बैठे वहीं के राजा हैं। सही बात है सर, ममता बनर्जी का संदर्भ जब नंदीग्राम से आता है तो अक्सर इंसिडेंट्स रिलेटेड इश्यूज बाहर आते हैं। आप न्यूज़ मीडियाज में भी देखो तो नंदीग्राम का रिलेशन इलेक्शन और इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन जो सारे जो इवेंट्स हुए उसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र। क्या थे सर वो, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप इलेक्शन इंचार्ज हो तो वो क्या था, वो क्या कहानी ऐसे बनी जिससे ये सारे? थोड़ा सा संशोधन कर दूं, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट का एक सदस्य हूं, मैं इलेक्शन कमीशन का काम देखता हूं, मीडिया संपर्क देता हूं, मैं इलेक्शन इंचार्ज नहीं हूं। हाँ, एक बात पक्का है, हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा ध्यान हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी देते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। आज के दिन वहां पर जो हुआ, मतगणना के ठीक बाद ये अपना जश्न नहीं मनाए जीतने का। 213 लाए ना, जश्न मनाना था, सत्ता में आ गए वापस। 45 दिनों में हमारे 53 कार्यकर्ता को मौत की घाटी उतार दिया गया। 45 दिन में 53। क्यों? जैसे कि लोग इतना भयभीत हो जाएं कि भाजपा की ओर कोई ना देखे। विफल रहे। बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे 53 कार्यकर्ता को अपने सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा हो अपने पार्टी के लिए, मगर इससे भी वो विफल रही। ये नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट एक बार आंध्रा में हुआ है, बहुत साल पहले कांग्रेस किया है। देखिए,
एक चीज बात भूलिए, ममता बनर्जी कौन है? कांग्रेस ही तो है। हाँ, इट्स अ कांग्रेस ब्रांच। इट्स अ कांग्रेस डेरिवेटिव। करेक्ट। तृणमूल बनाने के बहुत साल बाद तक इनके घर में राजीव गांधी का छवि रहता था, अब नहीं रहता है। अब तो बेचारे राजीव गांधी को भी इन्होंने विसर्जन दे दिया। अब तो कांग्रेस का हाथ पकड़ के 2011 में सत्ता में आई और साल भर के पीछे कांग्रेस को विसर्जित कर दिया। सर, नंदीग्राम का जैसे ये जो जो कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई, ये बहुत दुर्भाग्य था। पर सर, जब आप इलेक्शन पार्टी की तरफ से जब इलेक्शन और इसका जब ये जब इंचार्ज देखते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ममता बनर्जी हारी कैसे वो सीट, जबकि मेजॉरिटी वोट बैंक उनकी अपीजमेंट वाली ग्रुप थी। तो ये हारने का क्या मैजिक हुआ था? क्या रियल सीन था? 2.5 लाख मतदाताओं के बीच में वहां पे मुसलमानों का तादाद कोई 60-62 हजार था। अच्छा। उनको नहीं कभी लगता था कि वो सीट हारेंगी। देखिए, वोट के दिन ये दिखने लग गया था कि वो सीट हार गई हैं या हारने की और वो बढ़ रही हैं। उनको खुद को दिख गया था, इसलिए जाके वो एक मतदान केंद्र में धरना पे बैठ गई थी 3 घंटे। वो यही दिखा दिया था कि प्रार्थी खुद हार मान लिया है। जिस दिन मतगणना हुआ, हर तरह का हथकंडा अपनाया गया, शाम दाम दंड भेद, गलत घोषणा करना। एक राउंड मतगणना बाकी था, उसके बावजूद वो उसके पहले वाला जो राउंड का घोषणा हुआ उसको ऐसा दिखा देना कि ये शेष घोषणा है। सब कर ली भाई। सूरज यदि पूर्व से उगता है तो पूर्व में ही उगेगा ना, कुछ भी कर लो। तो आपको हारना है, आप हारोगे। हारे, देखिए ऐसा नहीं कि बहुत बड़े वोटों से हारी, सामान्य, पर हार तो हार होता है। हार तो एक वोट का भी हार होता है, वो तो हार है, हारी। अब उसके बाद चारों तरफ हुआ कि नहीं ये गलत है, मतगणना गलत हुआ, तो वो करा लो। कोर्ट में चैलेंज कर दिया, यहां तक करा दी। एक भाजपा का हमारा कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़ के तृणमूल में चला गया, उससे बयान दिला दिया गया कि मैं तो ममता बनर्जी को बधाई दे दिया था 5 बजे ही। उसके बाद पूरा का पूरा खेल इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया। मेरे भाई, रात को 10 बजे तो वो रिजल्ट आया, तुम 5 बजे कहां से दे दिए? माने हर तरह, देखिए ये तो इतना बड़ा धक्का लगा ना कि एक तरफ 213 का जीत, एक तरफ सेनापति का हार। फिर उसके बाद जो ये खून खराबा का दौर हुआ, ये एक्चुअल में नंदीग्राम में नहीं हुआ। अच्छा। ये और सीटों में हुआ, ये और सीटों में हुआ। ये चूरे पकड़े गए, ये कल्पना करके किए थे, ये नहीं कि कोई अचानक हुआ। प्लान था। तो ये करके ये आगे बढ़े। सर, ऐसे इंसिडेंट्स वेस्ट बंगाल में कुछ नए नहीं है आज के तारीख में। संदेश खाली आप देख लीजिए, टीएमसी का जो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। सर, वो क्या था एग्जैक्टली कैसे वो एक शाही एलिमेंट टाइप ऑफ इवेंट कैसे किए गए? संदेश खाली केवल नहीं, संदेश खाली सुर्खियों में आया तो नहीं, तो वहां ऐसे बहुत संदेश खाली हैं। ये इसका शुरुआत सीपीएम से, मगर सीपीएम के समय में आपको उतना सुनने को नहीं मिलता था, क्योंकि जो भी होता था वो नियंत्रण में होता था। यहां तक भी यदि किसी ये फैसला होगा कि किसी को जाके हम घेरेंगे, मारेंगे, तो वो भी फैसला होता था कि कितने लोग जाएंगे घेरने, कितने लोग थप्पड़ मारेंगे, कितने थप्पड़ मारेंगे, सब होता था। यहाँ तो है कि जो कर लो, उसके बीच में पता चला एक आदमी ढह हो गया। संदेश खाली में इनके क्या थे कि अलग अलग जिला में इनके सरगना बने थे। वो पैसा वैसा सब कुछ, महिलाओं पे शोषण, हर चीज वो करते थे। 90% ये सरगना सब एक विचारधारा के थे, एक कम्युनिटी के थे। ये सब मुसलमान थे।
क्योंकि इनके जितने ये हर जगह बैठाए गए, एक दो को छोड़ के ये सब मुसलमान थे। यहाँ पर शेख शाहजहां था, वो उसका क्या, वो केवल नहीं, उसके लोग आपके घर में मैसेज भेज देते, आज आपकी बीबी हमारे पास आएगी, जब मैं खुश हो जाऊंगा उसको वापस भेज दूंगा। हाँ, मैं जानता हूं आप विवाहित पति हो, तो उससे क्या हुआ, आपका हक नहीं है, मैं जब खुश हो जाऊंगा मैं वापस भेज दूंगा। तो बहुत ही ज्यादा बार्बरिज्म माइंडसेट के। इसमें ये पुलिस थाना के थ्रू होता था, पुलिस इसका हिस्सा था। यहां से हमने तोड़ा। फिर दूसरा, इनको ये क्या करते थे, वहां ये सब कृषक, उनके खेत में ये संदेश खाली वगैरह समुद्र से बहुत बकल, समुद्र का जो नमक का पानी है उसको भर दो खेत में, खेत खत्म, वो कहां जाएगा बेचारा। ये चारों तरफ इनका ये था। ये चीज, एक बात बताइए, यदि कोई एक छोटे रूप में कर ले तो कर लेगा, ये व्यापक रूप में पुलिस हिस्सेदार, क्योंकि पुलिस को तो बोला गया है कि तुमको मुंह मोड़ना है, दूसरी तरफ देखना है। प्रॉपर बाहुबली स्टाइल। ये तो केवल बाहुबली। जब उसको पकड़ा गया शेख शाहजहां को, देखने लायक दृश्य था, वो भी सब वीडियो में रिकॉर्डेड है। जब वो पुलिस चौकी में जा रहा है, वो तो ऐसे जा रहा है कि किसी महान का बादशाह शाहजहां जा रहा है, और पुलिस खड़ा होकर सलाम मार रहा है उसको। वो हिरासत में था जब का ये दृश्य, वो हिरासत में पुलिस उसको लेके आ रहा था, मगर वो चल रहा है कि बादशाह शाहजहां जा रहा है और पुलिस खड़े होकर सलाम मार रहा है। ये दृश्य, इस तो सब मीडिया में है। बहुत, ये सोच के ही मन विचलित हो जाता है। तो जिन लोगों पे ये बीती होगी वो तो आई मीन ऑफ कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट। सर, जैसे संदेश खाली हुआ, वैसे ही आप अगर देखें आरजीकर एक, दिस इज अ वेरी रीसेंट एंड बहुत ही दर्दनाक है वो सारा इंसिडेंट। जैसे उस स्टूडेंट, महिला स्टूडेंट पर जो अत्याचार हुआ, वो सर क्या था, वो क्या एग्जैक्टली? देखिए, संदेश खाली चलो 1 मिनट के लिए देखो तो शहर से बहुत दूर, सुंदरबन इलाके से ज्यादा दूर नहीं, हाँ। शहर से बहुत दूर। आरजी का तो हमारे कलकत्ता महानगरी के बीचों बीच। ये एक महिला इंटर्न, जिसको बोलते हैं हमारे स्टूडेंट इंटर्न, उसको घेरा गया, उस पे उत्पीड़न करा गया हर तरह का। मैंने बाद में तो पता चला कि सबसे निर्मम भाव तरीके से उस पर उत्पीड़न हुआ, उसको मारा गया। उसके बाद का घटना देखिए, हमारे पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता महानगर के पुलिस कमिश्नर साहब बोलते हैं ये सुसाइड था। अरे मेरे भाई, आपको कैसे पता ये सुसाइड था? आपके पास रिपोर्ट आया ऑब्वियसली, नहीं तो पुलिस कमिश्नर को कैसे पता? जब बाद में हुआ कि नहीं ये तो सुसाइड नहीं था, कमिश्नर साहब अब आप कहाँ हो? ममता बनर्जी बाद में जब 2-3 महीना में बहुत प्रेशर आया तो कमिश्नर को ट्रांसफर कर दी। अरे ट्रांसफर करने से तो कुछ नहीं होता है, ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होता है। सही है कि वो आपका कमिश्नर उसमें उतना ही लुप्त था, नहीं तो क्यों बोलता सुसाइड है? पहला बयान आया उसका। ये क्या हुआ है कि सब जब घटना घट गया उसके 6-7 घंटे बाद जब पुलिस देखा तो ये खेल हाथ से निकल गया, तब ये सब आया। फिर क्या हुआ कि जब अब उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा तो वहां पे वो जो कमरा था जहां ये सब हुआ, गार्ड, उसको तोड़ दिया गया। पुलिस उसका हित भागीदार है तोड़ने में। ये कैसे हुआ? क्योंकि इसका ये बहुत सही था कि आरजी कार के जो हॉस्पिटल और ये मेडिकल कॉलेज है, उसका जो प्रिंसिपल, जो उसका हेड, वहां पे एक बहुत बड़े अवैध धंधा वो चला रहा था, जो इनके हर अस्पताल में चलता है, जो तृणमूल चलाता है।
जब ये आरजीकर का प्रिंसिपल जब देखा अब तो मैं फंस गया, तो उसने अपना त्याग पत्र भेज दिया। पता है त्याग पत्र का क्या हुआ? उसको ट्रांसफर कर दिया कहीं और। प्रमोशन दे दिया उसको और बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना के भेज दिया। जो व्यक्ति त्याग पत्र दिया, इससे दिखता है कि अच्छा। और अब एक मिनट, ये तो प्रिंसिपल हुआ, हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री महोदय स्वयं। उन्होंने पोर्टफोलियो पकड़ के रखा। तो जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, where will the buck stops? The buck will stop with you, मैडम। करेक्ट। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये सब आपके अधीन हुआ है। पुलिस कमिश्नर कौन? आपका चहेता। ये सब चीज तभी होता है जबकि हुकूमत एकदम उसमें लिप्त रहता है। सर वो जब आरजीकर में जब सीबीआई इंक्वायरी के लिए जब आए थे, तो वो एक सडन बार जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में फिर इन लोग ही आए, जो पूरा आरजीकर कॉलेज में फिर तोड़फोड़ हुआ, एविडेंस के साथ छेड़खानी हुआ। सर ये भी क्या इट वाज इट अ प्लान और ये जेन्युइनली कोई प्रोटेस्ट? देखिए, बाद में ये बोले कि भाई सीबीआई कुछ नहीं कर पाया, आप लोग इतना बोले सीबीआई क्या किया हो, तो एक चीज नहीं पकड़। अरे आप पूरा का पूरा जितने वहां पर जो सबूतें थी सबको तो आपने लुप्त किया। आप तो पूरा वो दीवार तोड़ दिए, आप वो कमरा तोड़ दिए, आप सब कुछ तो वहां से लुप्त कर दिए। ये कौन किया है? कलकत्ता पुलिस। दूसरा है, उसमें एक चीज पकड़ा गया, एक व्यक्ति जो इस महिला के संग बलात्कार का जो कांड हुआ, जो साबित हुआ कि किसने बलात्कार किया, वो है कलकत्ता पुलिस का एक जिसको वहां पर बोलते हैं सिविक पुलिस। हाँ। अच्छा, वो सिविक पुलिस कौन है? वो कलकत्ता पुलिस के बैरक में रहता है, नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। वो रहता था और वो उसका खुला छूट था, वो जब आता बैरक में तब आता। इसका मतलब वो जो व्यक्ति था उसका तार एकदम ऊपर तक था, स्पेशल इन्फ्लुएंस था उसका एकदम। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? और हो सकता है इन्फ्लुएंस अगर होगा तो वो कहाँ होगा? सारी जड़ी हवा की जगह है। अच्छा, ये तो लोगों को कलकत्ता पुलिस में तो सबको पता है ना कि ये जड़ किसके थ्रू ममता बनर्जी तक पहुंचता है, कालीघाट तक कहां तक पहुंचता, कैसे पहुंचता है, सबको पता है। ये आरजीकर का घटना हुआ। सर आरजीकर की इतनी सारी घटनाएं, ये सब सुन के थोड़ा मन विचलित तो होता ही है कि जिस देश के बजाय जिस राज्य में महिलाएं, आम महिलाएं तो सुरक्षित है ही नहीं, जिनको एक बारबेरिक माइंडसेट से उनको बुलाया जाता है, उन पर उत्पीड़न किया जाता है। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उन पे ये सब हो रहा है, सुन के बहुत ज़्यादा मन विचलित होता है। सर मुर्शिदाबाद भी क्या वैसा ही कोई फ्लेवर है या ये टोटली अलग फ्लेवर है? क्या है वो? देखिए, मुर्शिदाबाद पूरे प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। अच्छा। 65% है। वहां पर जो घटना हुआ ये पहला नहीं है। एक्चुअली उनका जहां तक पता चला कि इनका योजना था कि रामनवमी के दिन ये घटना घटाने का, मगर उस दिन जो फोर्स की तैनाती वगैरह देख के ये नहीं कर पाए, तो इसके लिए रुके थे। सबका तार जुड़ा है वकफ से। ममता बनर्जी, जब आपको तो पता है जब कानून पास हो गया तो लागू होगा। हाँ, आप कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हो, वो नियम है, अधिकार है, वो तो आपका अधिकार है, आप जरूर दो ना। मगर आप ये बोलना कि हम लागू नहीं होने देंगे, आपको तो पता है ये आप गलत बयान दे रहे हो, तो आप क्यों दे रहे हो? आप तो कोई अनजान व्यक्ति नहीं हो। आप ये थोड़ी ना कि आप ऐसे अनजान में कर दिए। आप अपने दुधारू गाय को बोल रहे हो कि भाई सड़क पे आ जाओ। इट्स लाइक इंस्टिगेटिंग। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग विसल। डॉग विसल, और आपको हमको नहीं सुनेगा, कुत्ता क्यों सुनेगा? तो वो ये था, मैं नहीं मानती हूँ ये कानून,
इसका मतलब है तुम सड़क पे आ जाओ, पुलिस आंख बंद करेगा। वही हुआ, ठीक वही हुआ। फिर बॉर्डर के उस पार से लोग को ले आए। देखिए, बॉर्डर के उस पार से लोगों को लाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। सर एक बात बताइए, बीएसएफ बॉर्डर पार से आने वाले लोगों को रोक क्यों नहीं पाते, उनको वापस क्यों नहीं भेज पाते? देखिए, हमारा पूरा जो बॉर्डर है सबसे बहुत शायद अपने देश का तो सबसे बड़ा बॉर्डर है एक प्रदेश में, एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के हिसाब से। बहुत 450 किलोमीटर लगभग एरिया है जिसमें अभी भी फेंसिंग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? पश्चिम बंगाल सरकार जगह नहीं देता है। 10 बार केंद्र ने चिट्ठी लिखा है मुख्य सचिव को, जवाब नहीं आता है। एक बार गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री से खुद बात करें, जवाब नहीं आया। क्यों? अच्छा, जब उनके लोगों को पूछा जाए या कभी कोई मीडिया पूछता है तो बोलता है हम लोग को तो केंद्र बताया ही नहीं कौन सा जगह चाहिए। अब भैया 10 चिट्ठी आए, तुम पूछे हो गया? तुमको पता नहीं क्या? तुमको पूरा का पूरा तो प्लान दिया गया है, क्या देना नहीं है? इसलिए नहीं देना है कि जैसे गैप्स रहे। दूसरा है, हमारे जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर में बहुत सारा इलाका है जो नदी का है। नदी का एक तट भारत है, एक तट बांग्लादेश है। तो वहां पर बड़े आराम से लोग चलते हैं। अब है, हाँ, बीएसएफ का है, निगरानी रखना बीएसएफ का काम है। देखिए, साधारण मनुष्य ये नहीं समझता है बीएसएफ पुलिस फोर्स नहीं है। केंद्र फोर्स जितना भी है, 9 केंद्र बल है, कोई पुलिस फोर्स नहीं है। पुलिस फोर्स और केंद्र बल में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बीएसएफ यदि किसी व्यक्ति को पकड़ता है तो हिरासत में नहीं ले सकता है, उसको संग ही संग जो वहां का जो स्थानीय पुलिस है उसको हैंडओवर करना है। तो 5 बांग्लादेशी को बीएसएफ पकड़ा, उसको हैंडओवर किया, ये बाबू छोड़ दिया। जब केंद्र में जब क्या था कि अपने देश में बीएसएफ का जो इलाका अलग अलग प्रदेश में अलग अलग था, तो ये हो गया कि इसमें पूरा को एक ही मापदंड पे ले आओ, सरहद से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का इलाका है। बहुत जो प्रतिवाद ममता बनर्जी करी, यहां तक कि वो पार्टी अपने नेताओं को बोली कि बीएसएफ को तुम जहां हो सके घेरो। देखिए, आज एक चीज मान के चलिए, अपने देश के जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें बगैर स्थानीय पुलिस को आप हाथ में लिए कुछ नहीं कर सकते। और अभी स्थानीय पुलिस वेस्ट बंगाल में टीएमसी के अधीन है। सर, लोगों का ये सवाल है, इतना सब कुछ हम जानते हैं, नंदीग्राम के विषय से लेकर आप मुर्शिदाबाद ले लो, आप आरजी कर ले लीजिए, आप और अन्य कई ऐसे इवेंट ले लीजिए, क्यों केंद्र सरकार इसको सिर्फ एक प्रेक्षक के माध्यम से देख रही है, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्यों आर्टिकल 356 को इन्वोक नहीं किया जाता? ये कई लोगों के मन में ये एक ज्वलंत सवाल है, प्रश्न है, क्या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट है या क्या है? व्हाट इज इट? ये सवाल जो है ये केवल साधारण जनता के दिमाग में नहीं है, ये सवाल हमारे कार्यकर्ताओं के भी दिमाग में आता है। क्योंकि मार तो खाता कार्यकर्ता, हाँ, कि भाई 356 क्यों नहीं, 356 क्यों नहीं। अपने देश में देश का संविधान 356 का उसमें प्रावधान है। यदि कानून व्यवस्था एकदम चरमराज है तो केंद्र सरकार 356 लगा के राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। प्रावधान है, मगर ये सही में देखें तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। आखिर में जब आप सरकार को बर्खास्त करते हो तो वहां की जनता ने चुना है ना एक कार्यकाल के लिए, तो फिर लोकतंत्र में जनता के ऊपर कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। ये लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरा, आप देखो तो अपने देश का इतिहास ये गवाह देगा कि कांग्रेस लगभग 90 पर इसका प्रयोग किया है।
अब तो खैर अच्छा हो गया देश में, अब कांग्रेस सरकार कहीं आने का मुश्किल है, केंद्र में तो हो ही नहीं सकता है, नहीं तो ये सेंचुरी कर लेते हैं। ये क्रिकेट में ये भी एक कीर्तिमान स्थापित कर लेते कि हम सेंचुरी मार दी है, किसमें 356, 99 भी हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप देखो यहाँ पे दूसरा इसका एक और विपरीत साइड है। आप जनता को बोलते हो कि तुम्हारे निर्वाचित सरकार को हम हटा रहे हैं क्योंकि हमारे दृष्टि में इन्होंने कानून व्यवस्था को खत्म कर दिया है, हमारे दृष्टि में। फिर क्या करोगे? 6 महीने के भीतर अब फिर जनता के सामने जाओगे, उसी जनता के सामने। जहां तक देखा गया वो जनता आपको बोलेगा भैया तुमको हम अब दिखा देते हैं हमारी दृष्टि में कौन सरकार आएगा, फिर उसको खड़ा कर देगा, बल्कि अधिक मतों से खड़ा कर देगा। हमें जहां तक, देखिए ये तो हमारा लीडरशिप ही फैसला करेगा, हम नहीं बोल सकते, मगर हमें जहां तक मैं अपने नेतृत्व को समझ पाता हूं, भाजपा 356 कोई बहुत ही ऐसा आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो हमको तो नहीं लगता 356 का प्रयोग करते। मैं फिर बोलता हूं 356 हमारे संविधान में है, पर 356 का ऐसे सड़क चलते प्रयोग करना जो कि कांग्रेस किया है, लोकतंत्र में तो नहीं उसका इजाजत है सर। लेकिन लोगों का जो वोटर्स का जो ट्रस्ट एलिमेंट है, भयभीत होकर जो आज जो वोट जो पहले जो भाजपा को देते थे, आज जो वो वोटर अगर वो भय में रहेगा तो सर कैसे हम देखते हैं आने वाले 2026 में कैसे ये परिवर्तन होगा वेस्ट बंगाल में? वो तो डर जो है वो तो है, तो उसको केवल भय होता ना 1977 में कांग्रेस नहीं जाता। ये मत भूलिए कि ये कांग्रेस ही सरकार है, उसके पहले वाले 72 के चुनाव में इतना बड़ा रिगिंग किया था कि 12 बजे तक, सुबह उन दिनों 7 बजे मतदान चालू होता था, 12 बजे तक हर मतदान केंद्र में 100% वोट पड़ चुके थे। तो उसके बाद 77 में कांग्रेस नहीं हारता। वाम फ्रंट जब आया, सीपीएम का जब सरकार आया 2011 में, सीपीएम नहीं हारता। शिशिर जी थैंक यू। आपको जाने से पहले 2 सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल पूछने हैं। सबसे पहले 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा पश्चिम बंगाल जीतेगी? और अगर भाजपा चुनाव में इस बार क्या वैसे लोक लुभावन वायदे लोगों को करेगी चुनाव जीतने के लिए? भाजपा पूरे समस्त भारतवर्ष के आप परिदृश्य में देखें तो ऐसा तो नहीं है कि कोरे वादे किया। हाँ वो तो है, जहां भी वादे किया उसको पूरा किया या पूरा करने के एकदम दहलीज पे आ गया। आज हमारे देश का जो लोकतंत्र इतना बड़ा व्यवस्था है कि आप हर आदमी को हर परिसेवा देना समय लगेगा, मगर आप एक चीज देखें, यदि हम गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को, जो हम भाजपा सरकार में मोदी जी के समय में जिसको उनको उठा के लाया, ऊपर उठाया गया उनका स्तर, वो विश्व में अद्वितीय है। ये सब क्या दिखाता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनको तो अपना परिवार नहीं देखना है ना, उनका परिवार देश है, देश देखना है। आज तक हमारे यहाँ हर आदमी अपना परिवार ही देखता है। ममता बनर्जी देख लीजिए ना, वो तो अपना परिवार देख रही हैं। आज जो लूट मार है बंगाल में, इतने छोटे अर्थव्यवस्था में जहाँ हर चीज इनको कर्ज लेना पड़ता है, उसमें भी तो लूट मार है। उनका उत्तराधिकारी उनका अपना भतीजा है, तो उनका तो पूरा केंद्र बिंदु वो है। आपस में कभी कभी इन लोग के मतभेद हो जाता है, वो सब दिखावा है। सही में वो दोनों उनको ये पता है कि उनका उत्तराधिकारी उनका अपना खून है, उनका अपना भतीजा है। भतीजा को ये दिखता है कि बगैर बुआ के वो नहीं टिकेगा। आज भाजपा में बताइए ना किसका उत्तराधिकारी अपने परिवार का है? एक सवाल जो अमित शाह जी पूछते थे, ये बताइए ना भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? जब वो अध्यक्ष थे सब चुप रहते थे,
किसी को नहीं पता था। किसको पता था नड्डा जी बनेंगे? अब मैं फिर पूछता हूँ, नड्डा जी का के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा? किसी को नहीं पता। किसी को नहीं। संसद में भाषण देते देते अमित शाह जी, जब अखिलेश जी ने कुछ पूछा कि आप लोग अपना सभापति नहीं बना पा रहे, बोले आपको मैं बोल देता हूँ, अगले 25 साल आप रहोगे अपने पार्टी का सभापति। और वहां तो कोई है नहीं, तो उसको कोई देश का देखना नहीं है, उसको प्रदेश का देखना नहीं है। तो ये जो चीजें हम कोरे वादे करके रुझा के नहीं आने वाले हैं। हाँ, ये पक्का है 2026 में अटल जी के शब्दों में अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। वाह। और शिशिर जी, मान लेते हैं 2026 में परिवर्तन होता है राज्य में और भाजपा की सरकार बनती है, तो ये जो माइग्रेशन है उस पर क्या आपके विचार है? इस पर कोई परिवर्तन आएगा? देखिए, बांग्लादेश का जो समस्या है बहुत जटिल है। एक चीज हमें मानना होगा कि 1971 में जो युद्ध हुआ और पूर्व पाकिस्तान का अस्त हुआ और बांग्लादेश का उदय हुआ, उसमें आज तो हम आराम से बोल सकते हैं हमारा अपने देश का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि हमने क्या किया, हमारा जो पाकिस्तान के जो 2 शाखाएं जो अंग्रेज छोड़ के गए थे उसको तोड़ लिया, तो बांग्लादेश हो गया। मगर अब जब से वहां पर ये जो एक अंतरिम हुकूमत आया है, उसको तो मैं सरकार नहीं बोलता, उसको तो ऊपर से थोपा गया है, वो देश एक बहुत तीव्र गति से पाकिस्तान की ओर जा रहा है। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। दूसरा है, आज के दिन देखिए वहां का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। पाकिस्तान का कोई अच्छा नहीं है, मगर वहां पर इतना खराब है कि वो लोग अपने बचने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। तो आज हमें देखिए उनको रोकना पड़ेगा। अभी आप देखे होंगे कि लगभग 100-125 लोग जो बांग्लादेशी अवैध ढंग से हमारे देश में हैं, उनको पकड़ के हम वापस भेजे बांग्लादेश। इस ढंग के ये कदम बहुत कठिन कदम है, क्योंकि इस कदम में हमको अपने देश में ही पार्टीज हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक छोटा सा बोलूं, अब बंगाल छोड़ दो, जब कोविड के पहले जो शाहीन बाग में इतना बड़ा प्रतिवाद हुआ था, महीनों चला था, वहां एक भारतीय नहीं था, सब के सब बांग्लादेशी थे। ये सब रिकॉर्ड में आया है। उनको जब एक एक करके पूछा गया, सब बोले 99 नहीं 100% हम बांग्लादेशी। वो शाहीन बाग था, वो हमारे देश के राजधानी में प्रतिवाद हुआ था। बंगाल तो दूर है। सो शॉकिंग। शिशिर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो पर आए और आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया। तुषार जी, आप हमें बुलाए, बहुत अच्छा लगा, और मैं हमेशा यही कामना करूंगा कि आपका ये पॉडकास्ट दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय श्री राम। दोस्तों, आज आपने सुना पश्चिम बंगाल के इतिहास, पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। दोस्तों, हमें इस बात का तो क्लियर एक अंदाजा और एक समझ आती है कि किसी भी सरकार को बदलने का अधिकार सिर्फ जनता में होता है और जनता अपने वोटों के माध्यम से ही बदल सकती है, वही एक सही परिवर्तन होता है। 356 is not the right option, and which is why rightly done by central government is not being used in पश्चिम बंगाल। आने वाले कुछ दिनों में ऐसी अगर कोई परिस्थितियां बदलती हो तो विच वी डोंट नो, पर जहां तक कि केंद्र सरकार का जो अप्रोच है 356 पे बहुत क्लियर है। सो दोस्तों, देखते हैं 2026 में पश्चिम बंगाल में क्या होता है। क्या नई सरकार किसी नई पार्टी की बनती है, क्या भाजपा की बनती है या नहीं, ये लोगों पर डिपेंड है। पर ये पश्चिम बंगाल की जनता पर हम छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। टिल देन, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।